बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। मोहतरम नाज़रीन, अब हमारा जो मौजू है दूसरे मौज़ूआत की निस्बत ये मौजू नहायत ही अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर एज़ोस्पर्मिया के वो मरीज़ जिनका FSH और LH हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर हज़रात या तिबा हज़रात इंतहाई माज़रत के साथ उनके LH और FSH हार्मोन्स के हाई लेवल को नीचे करने की कोशिश करते हैं। ये एक इंतहाई गलत अमल है। इस तरह करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा बल्कि कुछ नुकसान होने का अंदेशा है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये बहुत ही बुरा तरीका है। एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ों को इस अमल से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता और ना ही कोई मदद मिल सकती है। तो मोहतरम नाज़रीन, यही आज का हमारा मौजू है, लेकिन सबसे पहले हम इन दो हार्मोन्स के मुख्तसर तारुफ की तरफ चलते हैं। इस तारुफ की वजह से हमें इनको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम LH हार्मोन्स की तरफ चलते हैं। ये हार्मोन्स हराम मगज़, गुद्दा नखामिया या पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर पैदा होता है और वहाँ से ये खून में शामिल होकर टेस्टिस में पहुँचकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाने का सबब बनता है और टेस्टिस की दीवारों टिश्यूज को बनाने का भी इसके ज़िम्मे एक काम है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म पैदा करने के लिए एक अहम इंतहाई जुज़ है। आमतौर पर मर्दों में LH की सतह बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं होती, यानी तकरीबन नॉर्मल ही रहता है। बचपन में LH की सतह आमतौर पर कम ही रहती है, लेकिन बुलूगत यानी बालग होने के आगाज से चंद साल पहले LH हार्मोन्स की मिकदार बढ़ने का अमल शुरू हो जाता है। अब मोहतरम नाज़रीन, अब चलते हैं FSH हार्मोन्स की तरफ या उसके मुख्तसर तारुफ की तरफ। FSH हार्मोन्स भी गुद्दा नखामिया पिट्यूटरी ग्लैंड्स में ही पैदा होता है और खून में शामिल होकर खुशियों या टेस्टिस तक पहुंचता है। FSH हार्मोन स्पर्म की पैदाइश के अंदर एक भरपूर किरदार अदा करता है। बाकी दीगर हार्मोन्स के साथ FSH हार्मोन्स मिलकर स्पर्म की पैदाइश के अंदर हिस्सा लेते हैं। FSH हार्मोन्स भी बचपन में कम पैदा होता है, लेकिन बलूगत में यानी बालग होने के चंद साल पहले इस हार्मोन्स की सतह भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये थे इन हार्मोन्स के मुख्तसर तारुफ। अब अगर एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ में LH हार्मोन्स ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या समझना चाहिए और इसकी क्या वजूहात है। तो नंबर 1, LH हार्मोन्स बढ़ने की एक वजह कैंसर की वजह से जो कीमोथेरापी की जाती है उसकी वजह से ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ये लंबी तफसील है, बस मैं मुख्तसर अर्ज करके आगे चलता हूँ। नंबर 2, वो मरीज़ या वो लोग जो एटॉमिक सेंटर के अंदर काम करते हैं और किसी न किसी वजह से ताबकारी असरात के शिकार हो जाते हैं, उनमें भी LH हार्मोन्स ज़्यादा हो जाता है। नंबर 3, जिस्म के किसी भी हिस्से में या ख़ास तौर पर खुशियों में इन्फेक्शन की वजह से भी LH हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। नंबर 4, वो लोग जो अपनी ज़िंदगी के अंदर मनशियात, ड्रग और ख़ास तौर पर अल्कोहल या शराब का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी LH हार्मोन्स के ज़्यादा होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। नंबर 5, ये हमारे मौजू का एक अहम हिस्सा है। जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में मैं बता चुका हूँ कि LH हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पैदा करने में एक इंतहाई अहम रोल अदा करता है। इसको 3 हिस्सों के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, वो मरीज़ जो हाइपोगोनाडिज्म के मरीज़ हैं या क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के मरीज़ हैं, ये एक क्रोमोसोम्स के मुतल्लिक़ मर्ज़ है। जब हम क्रोमोसोम्स को डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह इसको भी ज़ेर बहस लाएंगे।
इसमें अमूमन हार्मोन्स जो LH हार्मोन्स है ये कम ही पैदा होते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हम दूसरे की तरफ। वो मरीज जिनके खुशियों का साइज 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर के दरमियान होता है, तो ऐसे एजोस्पर्मिया के मरीजों में LH हार्मोन ज्यादा नजर आता है। उसकी वजह ये होती है कि LH हार्मोन खुशियों की दीवारों यानी कि उसके टिश्यूज को के बनाने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी पैदा करने के अंदर मदद करता है। तो ऐसे मरीजों के पिट्यूटरी ग्लैंड्स ये हार्मोन ज़्यादा पैदा करते हैं ताकि खुशियों का साइज नॉर्मल हो सके और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल भी नॉर्मल हो सके ताकि स्पर्म की पैदाइश का अमल मुकम्मल हो सके, और ये एक अच्छा अमल है। ऐसे तमाम मरीजों को LH हार्मोन्स की कमी की जो कोशिश की जाती है वो नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, अच्छा, एजोस्पर्मिया के ऐसे मरीज भी हैं जिनके खुशियों का साइज नॉर्मल होता है, यानी कि राउंड अबाउट 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर तक होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी ये हार्मोन ज़्यादा होते हैं, LH हार्मोन ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एक वजह समझने की जरूरत है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि LH हार्मोन्स की बहुत सारी मतलब इनके काम हैं। सिर्फ 2 काम समझें क्योंकि हमारा मौजू एजोस्पर्मिया, तो इसी के अंदर हम रहकर गुफ्तगू करते हैं। तो LH हार्मोन्स का एक काम है खुशियों या टेस्टिस के जो सेल्स हैं उनकी नशोनुमा करना और फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को पैदा करने के अंदर मदद करना। तो ऐसे मरीजों को उसने वहाँ पर टेस्टिस के टिश्यूज को तो मुकम्मल करने के अंदर मदद की है, लेकिन वो बार बार कोशिश कर रहा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल भी ज़्यादा हो। तो इस बार बार एक्सरसाइज के अंदर LH हार्मोन्स का ज़्यादा हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं है और इसको कम नहीं करना चाहिए। अगर आप इस मर्ज को मज़ीद समझना चाहते हैं, जैसा कि मैं अपने कई प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि एजोस्पर्मिया की 46 से ज़्यादा इकसाम होती हैं और 1000 से ज़्यादा इसकी वजूहात होती हैं। उन 46 से ज़्यादा किस्मों में एक किस्म का नाम है प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया। इसका तर्जुमा ये होता है कि ऐसा मरीज जो एजोस्पर्मिया का मरीज है और उसके टेस्टिस का साइज भी नॉर्मल है, लेकिन उसके यहाँ स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं है। तो ऐसे मरीजों क्या होता है ये है कि उनका LH FSH हार्मोन्स भी ज़्यादा होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम पैदा हो रहा होता है। तो ऐसे मरीज को जिनको एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं, राउंड अबाउट उनके LH FSH हार्मोन ज़्यादा पैदा हो रहे हैं या नॉर्मल पैदा हो रहे हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम पैदा हो रहा है, तो इस किस्म को हम कहते हैं प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया। इस प्रोग्राम की तफसील आप मेरे प्रोग्राम नंबर YouTube पर जाकर प्रोग्राम नंबर 744 पर भी जाकर ले सकते हैं। जी मोहतरम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे आज के मौजू से बहुत कुछ सीखा होगा। अब प्रोग्राम के अख्ताम पर चंद ज़रूरी गुजारिशात नोट फरमा लें कि वो तमाम मरीज़ जो एजोस्पर्मिया की किसी न किसी किस्म में मुब्तला हैं और उनके LH और FSH हार्मोन्स का लेवल भी ज़्यादा है, तो कतई तौर पर परेशान ना हों। इन हार्मोन्स के ज़्यादा होने से जिस्म इंसानी पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता, बल्कि ये कुदरती अमल है जिसकी वजह से ये हार्मोन ज़्यादा होते हैं। इन ज़्यादा हार्मोन्स की वजह ये होती है कि ये कोशिश करते हैं कि बार बार की खुशी अपना काम की तरफ आ जाए, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन हार्मोन्स का काम खुशियों के टेस्टिस को भी बनाने के अमल से, टेस्टोस्टेरोन बनाने के अमल से, स्पर्म पैदा करने के हवाले से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के हवाले से एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए इस चीज़ों को कोशिश करें ज़रूर समझें। अगर इन हार्मोन्स को हम कम कर दें तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। चलें मिसाल के तौर पर हम ये समझ लेते हैं कि ये अमल दुरुस्त है और हमने इन हार्मोन्स के लेवल को भी कम कर दिया, लेकिन जब खुशी स्पर्म बनाने की पोजीशन में आएंगे तो क्या फिर आप इसको फिर बढ़ाएंगे? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेडिकल साइंस और तिब इस बात पर 100% मुत्तफिक है कि हार्मोन्स के निज़ाम के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद हार्मोन्स के निज़ाम को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे वो तमाम मरीज़ जो एजोस्पर्मिया के मरीज़ हैं, उनका FSH LH हार्मोन्स भी ज़्यादा है, तो वो फौरी तौर पर अपनी खुशियों का अल्ट्रासाउंड करवाएं मेडिकल के अंदर,
इस अल्ट्रासाउंड को सिक्योटल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। यूट्यूब पर मेरा प्रोग्राम नंबर 572 मौजूद है, वहाँ से भी आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। यानी कि एक सिंगल टेस्ट यानी ये अल्ट्रासाउंड एज़ोस्पर्मिया के 95% मरीज़ों की तशख़ीस करने के लिए काफ़ी होता है। ये सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड आपको बता देगा कि आपके यहाँ स्पर्म पैदा ना होने की क्या वजूहत है और आप बहुत आसानी के साथ उसका इलाज भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने आज के इस मौजू से बहुत कुछ सीखा होगा और कोशिश करें इस पर अमल करने की। मज़ीद अगर आपको इन चीज़ों के हवाले से कोई मुश्किल हो तो स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर्स व्हाट्सएप मौजूद हैं, हम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया जी। मोहतरम नाजरीन, अब हम चलते हैं प्रोग्राम के उस हिस्से की जानिब जो बेसिकली हमने एज़ोस्पर्मिया के लिए तरतीब दिया है। इससे पहले हमने ज़िमनन टेस्टिस के हवाले से, उसके फंक्शंस के हवाले से और कुछ ख़ास किस्म के हार्मोन्स के हवाले से हमने डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं उस प्रोग्राम जिसका मकसद है बनाना हमारा एज़ोस्पर्मिया के हवाले से। तो यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ मैं समझाता चलूँ, इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करेंगे कि मैं अपने कई प्रोग्रामों में ये बता चुका हूँ। एज़ोस्पर्मिया की बेसिकली 46 से ज़्यादा इक़साम हैं और तकरीबन 1000 के करीब इस मर्ज़ के पैदा होने की वजूहात हैं। तो सबसे पहले हम ज़िक्र करेंगे एज़ोस्पर्मिया की किस्म है, उसका नाम है ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया और मेडिकल के अंदर इसका एक और नाम है, उसको कहते हैं टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। इन मौज़ूआत के ऊपर यूट्यूब के ऊपर मेरे ऑलरेडी प्रोग्राम मौजूद हैं, प्रोग्राम नंबर 671 और प्रोग्राम नंबर 761। तो वहाँ से भी आप रहनुमाई ले सकते हैं। यहाँ पर मैं मुख्तसर सा तारुफ करवा कर आगे चलूँगा कि ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया का मतलब होता है कि अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट मौजूद है। इसके दो तर्जमे मेडिकल में किए जाते हैं कि अंदर किसी रुकावट की वजह से स्पर्म बाहर नहीं आ रहे, या अंदर रुकावट भी मौजूद है और उस रुकावट ने अंदर इन्फेक्शन पैदा कर दी है और बाज़ मरीज़ों के अंदर इस रुकावट की वजह से स्पर्म भी पैदा नहीं होता। तो इसकी भी बहुत सारी इक़साम है। तो इंशाल्लाह फिर हम इस किस्म के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, तो फिर आगे हम लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर एक इतना सा मुख्तसर तारुफ इसका काफ़ी है। जी मोहतरम नाजरीन, एज़ोस्पर्मिया की दूसरी बड़ी किस्म है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया। अब दूसरी जो बड़ी किस्म है इसको कहते हैं नॉन ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया और मेडिकल के अंदर इसका दूसरा नाम है पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, लेकिन किसी न किसी अमराज की वजह से, किसी न किसी मर्ज़ की वजह से स्पर्म की पैदाइश नहीं हो रही। तो ऐसे मर्ज़ को, इसकी भी बेशुमार आगे इक़साम है जिनकी वजह से ऐसा होता है। तो जब हम इसको मौजू बहस बनाएंगे तो इनकी इंकसाब को भी इंशाल्लाह हम तफसील से ज़ेर बहस लाएंगे। इस मौजू के ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर मेरा प्रोग्राम मौजूद है 762 और 672, वहाँ से भी आप रहनुमाई ले सकते हैं। जी मोहतरम नाजरीन, एज़ोस्पर्मिया की तीसरी बड़ी किस्म है, उसको हम कहते हैं प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि पहली किस्म है ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया। इसका मतलब होता है अंदर कोई रुकावट है जिसकी वजह से स्पर्म बाहर नहीं आ रहे। और दूसरी मैंने जिक्र किया था नॉन ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया। इसका मतलब है कि अंदर किसी किस्म की रुकावट नहीं है, लेकिन किसी मर्ज़ की वजह से ये स्पर्म पैदा नहीं हो रहे। इसकी जो तीसरी बड़ी किस्म है उसको कहते हैं प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया और इसका सीधा सा तर्जुमा ये होता है कि एक ऐसा पेशेंट जिसके टेस्टिस का साइज़ भी नॉर्मल है और उसके एक हार्मोन्स के अलावा बाकी तमाम हार्मोन्स भी नॉर्मल है, और वो जो एक हार्मोन्स नॉर्मल नहीं होता वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के 4000 से ज़्यादा हमारी बॉडी में फंक्शंस हैं, तो इसमें से एक बड़ा फंक्शन इसका स्पर्म की पैदाइश के अंदर है। तो ऐसे केसेस के अंदर जिनके हार्मोन्स भी नॉर्मल हैं, सिवाय टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल कम होता है, बाद लोगों में काफ़ी कम होता है, लेकिन उनके टेस्टिस का साइज नॉर्मल होता है और स्पर्म नहीं होते, तो ऐसे एज़ोस्पर्मिया को मेडिकल में हम कहते हैं प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। तो ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम 744 यूट्यूब पर ऑलरेडी मौजूद है, आप वहाँ से भी इसके मतलब मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं। इसी तरीके से एज़ोस्पर्मिया की और किस्म है जिसके अंदर
टेस्टिस का साइज कम होता है, जिसकी वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं होती। तो स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए कम से कम कितना साइज होना चाहिए और कम से कम कितने साइज के अंदर स्पर्म पैदा हो जाते हैं, हाइपोगोनाडिज्म के अंदर और इनके अंदर हम कैसे अलग करेंगे, तो इंशाल्लाह इस मौजू को हम आगे चल के मौजू बहस बनाएंगे। अभी सिर्फ हमने एक मुख्तसर सा तारुफ आपको करवा दी है, थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा कि बेसिकली इसकी 4 बड़ी किस्में हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव एंडोस्पर्मिया, इसका मतलब है स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए एक मखसूस साइज का होना भी ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह इन तमाम मौज़ूआत को हम एक एक करके आगे लेकर चलेंगे। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारी मालूमात आपको मिलेंगी और इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा भी होगा। जी मोहतरम नाजरीन, इससे पहले मैं एंडोस्पर्मिया की कुछ इकसाम का मैंने ज़िक्र किया और उसमें मैंने ये भी गुजारिश की कि फिर इन एंडोस्पर्मिया की इन इकसाम के अंदर फिर आगे इनकी बहुत सारी शाखें हैं या बहुत सारी इकसाम होती हैं। तो सबसे पहले हम मौजू मुंतखब करते हैं ऑब्स्टेट्रिक एंडोस्पर्मिया, या इसका दूसरा नाम है टेस्टिकुलर एंडोस्पर्मिया। इसका मतलब होता है कि अंदर किसी रुकावट की वजह से स्पर्म बाहर ना आना या पैदा ना होना। तो इस ज़िमन में सबसे पहले हमने ऑब्स्टेट्रिक एंडोस्पर्मिया के अंदर हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है उसको हम कहते हैं एपिडिडमल सिस्ट। सबसे पहले मैं एपिडिडमल का कुछ महल वकू आपको बता दूं, इसका मकसद बता दूं, तो फिर इंशाल्लाह मैं आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। एक चीज़ यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, मिसाल देना चाहता हूँ ताकि ये भी चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी। दुनिया में जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं उस फैक्ट्री के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल मौजूद होता है, यानी कि खाम माल मौजूद होता है। फिर फैक्ट्री का दूसरा हिस्सा होता है जहाँ के अंदर प्रोडक्शन होती है, यानी कि वो माल तैयार होता है। और तीसरा उस फैक्ट्री का हिस्सा होता है जहाँ पर वो माल तैयार होने के बाद स्टोर होता है। अगर ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो ये चीज़ फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। पूरा जिस्म हमारा स्पर्म की पैदाइश के अंदर अपना एक किरदार, एक रोल प्ले करता है, इसलिए इसको आप रॉ मटेरियल एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें। टेस्टिस या खुशिये वो हिस्सा होता है जहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन के बाद फिर ये एक्टिसिया एक वेन होती है, वहाँ से ये स्पर्म गुजरने के बाद टेस्टिस के पीछे एक वेन होती है जिसको हम कहते हैं एपिडिडमल। यहाँ पर जाकर स्पर्म स्टोर हो जाते हैं और बवक्त ज़रूरत यहीं से एग्जिट होते हैं। तो मौजू का इंतखाब हमने किया है एपिडिडमल सिस्ट, यानी कि उस एपिडिडमल के अंदर सिस्ट आ जाना, तो पूरा मौजू बन जाएगा एंडोस्पर्मिया विद एपिडिडमल सिस्ट। तो ये एक मलबू मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक चीज़ समझना, इस अंदाज से समझें कि अगर ये जैसे 2 टेस्टिस हैं, इसी तरीके से 2 एपिडिडमल हैं। अगर एक एपिडिडमल के अंदर सिस्ट है या रसूली है तो फिर स्पर्म कम होने के पूरे चांसेस होते हैं, खदशा होता है। लेकिन अगर दोनों एपिडिडमल के अंदर सिस्ट या रसूली आ जाए तो फिर ये एंडोस्पर्मिया का बाइस बनता है। तो मेडिकल तहकीक कर रही है कि ये सिस्ट होने का या पैदा होने का सबब क्या है। तो बहुत सारी इसके अंदर अपना मेडिकल के हवाले से चीज़ें मौजूद हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों की कुछ अपनी राय है, कुछ अपनी राय है, लेकिन कोई हतमी इसके अंदर चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर मैं भी मुत्तफिक हूँ, बहुत सारे जो इनफर्टिलिटी से मुतल्लिक़ लोग हैं मुत्तफिक हैं, वो ये है कि टेस्टिस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए या इन्फेक्शन हो जाए या एक्टिसिया के अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाए तो वहाँ पर एक सियाल किस्म की चीज़ को पैदा होती है। ये सियाल फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करते करते एपिडिडमल में जाकर स्टोर होती है और फिर वहाँ पर इकट्ठी होकर एक सिस्ट की शक्ल अख्तियार कर लेती है और फिर ये स्पर्म के एग्जिट के हवाले से रुकावट पैदा करती है। तो ये चीज़ें इसलिए मैंने अर्ज़ कर दी हैं कि ज़रा समझने में आसानी होगी। बाकी रहा इसमें बाज़ लोगों में इसमें साइज़ कम होता है, बाज़ लोगों के अंदर इसके साइज़ ज़्यादा होता है। लेकिन अगर साइज़ कम है तो मरीज़ को मालूम भी नहीं होता कि उसके अंदर ये रसोली या सिस्टम मौजूद है। ना कोई दर्द इसमें होती है, ना कोई सोजन इसमें होती है, ना कोई इसी वाले से एजिटेशन भी या कोई इसी हवाले से कोई चीज़ महसूस करता है। तो ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही इसको डिसाइड करता है कि लेफ़्ट में है, राइट में है या दोनों साइड पर है, फिर वो उनके साइज़ क्या है।
तो बाज़ लोगों का ये ख्याल है, डॉक्टर्स बात करेंगे, बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि ये जो सियाल है या जो सिस्ट है ये कैंसर का बायस बनती। ऐसा कुछ नहीं है, ये कैंसर का बायस कतई तौर पर नहीं बनती, क्योंकि मोस्टली लोगों को तो इसका दर्द भी नहीं होता। बाज़ लोगों के अंदर इसका साइज़ ज़्यादा हो जाता है, तो इसके वजह से दर्द भी महसूस करते हैं खुशियों की जगह पर, और कुछ सूजन भी वहाँ पे महसूस की जाती है। बहरहाल ये एक सिस्ट है, एक रसोली है जो स्पर्म को कम करने का भी बायस बनती है, यानी कि स्पर्म बाहर नहीं आते, उसमें इनको रुकावट डाल देती है, और ये स्पर्म सिफर करने का एंडोस्पर्मिया का भी सबब बनती है। अगर हम मेडिकल के हवाले से इसको हम देखें तो मेडिकल के अंदर इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। तो ये इंतहाई एक रिस्केबल ऑपरेशन है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस्लामी हर्बल अद्वियात के अंदर बगैर ऑपरेशन के इन सिस्ट का इलाज मौजूद है, और मेडिकेशंस के ज़रिए इंशाअल्लाह इस सिस्ट को ख़त्म किया जाता है, और उन वजूहात को भी ख़त्म किया जाता है जिन वजूहात की वजह से ये सियाल बनकर अपना रसोली या सिस्ट की शक्ल बनते हैं। तो जितनी ज़रूरी चीज़ें थी वो यहाँ पर मैंने अर्ज़ कर दी हैं। अगर आप मज़ीद कोई बात करना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप पर नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जी मोहतरम नाज़रीन, अब हम चलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एंडोस्पर्मिया यानी कि रुकावट वाले एंडोस्पर्मिया की दूसरी किस्म, उसका नाम है स्पर्मेटोसिल। इसको अगर हम इस तरीके से भी तर्जुमा करें, एंडोस्पर्मिया विद स्पर्मेटोसिल। ये क्या चीज़ है? ये भी एक किस्म की सिस्ट है, लेकिन ये सिस्ट थैलीनुमा होती है। एपिडिडमल सिस्ट के अंदर और स्पर्मेटोसिल के अंदर थोड़ा सा फ़र्क समझिएगा कि एपिडिडमल सिस्ट के अंदर जो रसोली होती है वो एपिडिडमल के अंदर होती है, और स्पर्मेटोसिल जो है ये बेसिकली टेस्टिस के साथ ही एक थैलीनुमा चीज़ बन जाती है, और यहीं पर ये प्रोड्यूस होती है। और ये चीज़ें भी बहुत सारे मरीज़ों के अंदर एंडोस्पर्मिया का बायस बनती है, और बहुत सारे मरीज़ों के अंदर स्पर्म कम होने की वजूहात बनती हैं। तो इस हवाले से मेरा YouTube के ऊपर प्रोग्राम नंबर 26 मौजूद है, तो आप वहाँ से भी इसकी मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं। यहाँ पर मुख्तसर तारीफ करवा कर मैं आगे चलता हूँ। मेडिकल में एपिडिडमल सिस्ट उसको कहते हैं कि जो एपिडिडमल के अंदर रसोली होती है, और स्पर्मेटोसिल उसको कहते हैं जो टेस्टिस के बाहर एक थैलीनुमा होती है। और बाज़ लोगों के अंदर इसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो जाती है, सोजिश भी होती है, वर्म की कैफियत भी होती है, और बाज़ लोग इसके वजह से दर्द भी महसूस करते हैं। तो ओवरऑल ये स्पर्म की ब्लॉकेज का भी एक सबब बनता है, और मरीज़ इसके अंदर वर्म की भी शिकायत होती है, सोजिश की भी शिकायत होती है, और दर्द के भी हवाले से ये बात करता है। बहुत कम मरीज़ होते हैं जिनके यहाँ स्पर्मेटोसिल की वजह से स्पर्म कम होते हैं, लेकिन देखने में ज़्यादातर यही आता है कि स्पर्मेटोसिल की वजह से एंडोस्पर्मिया होता है, और ये बेसिकली एक थैलीनुमा होती है, और जो इन्फेक्शन का बायस भी बनती है। स्पर्म की पैदाइश के हवाले से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, स्पर्म की रुकावट के हवाले से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मेडिकल के अंदर इसका जो इलाज है वो ऑपरेशन है। तो मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि ऑपरेशन हमेशा एक आखिरी ऑप्शन होता है, ये कभी भी रिस्क कभी नहीं होता। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस्लामी हर्बल अद्वियात के अंदर इन तमाम अमराज़ का इलाज मौजूद है। आप मुतमिन होकर, मुकम्मल तौर पर मुतमिन होकर हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह बग़ैर ऑपरेशन के ये सिस्ट या थैलीनुमा जो भी चीज़ है स्पर्मेटोसिल ये भी ख़त्म होगी, उस पर बनने का अमल भी इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। अगर कामयाब में भी फास्ट हो जाएंगे तो मेरे नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जी मोहतरम नाज़रीन, अब हम चलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एंडोस्पर्मिया की तीसरी किस्म की तरफ। इसका नाम है, इस मर्ज़ का नाम है एक्टिसिया। इसको इस अंदाज से भी हम कह सकते हैं एंडोस्पर्मिया विद एक्टिसिया। तो YouTube के ऊपर ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम नंबर 758 मौजूद है, आप वहाँ से भी इसकी तफसील ले सकते हैं। यहाँ पर चूँकि हमने एंडोस्पर्मिया के मौजू का इंतखाब किया है, तो इंशाल्लाह कुछ तफसील यहाँ पर अर्ज़ करता चलूँगा, फिर आगे हम दूसरे मौज़ूआत की तरफ चलते हैं। तो एक्टिसिया, इसको थोड़ा सा समझ लें। वो ये है
कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और टेस्टिस के ऊपर थोड़ा सा पीछे की तरफ एपिडिडमल एक वेन होती है जहाँ पे स्पर्म जाकर स्टोर होते हैं। टेस्टिस से स्पर्म मुकम्मल होने के बाद, मैच्योर होने के बाद जिन वेन से, जिन ल्यूमिनेंस से गुजर कर ये एपिडिडमल में आती हैं, वो जो वेन्स होती हैं मेडिकल के अंदर, उन वेन्स को एक्टिसिया कहते हैं। यहाँ से भी ये स्पर्म गुजर कर एपिडिडमल में जाते हैं, ये एक रास्ता है। तो बाज़ सूरतों के अंदर इन नालियों के अंदर सोजिश आ जाती है, इन नालियों के अंदर वर्म आ जाता है, इन नालियों के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। बाज़ सूरतों के अंदर इसकी पानी की मौजूदगी भी होती है, जिसकी वजह से ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो जब ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो ये स्पर्म टेस्टिस तक ही महदूद रहते हैं, एपिडिडमल तक जा ही नहीं पाते। और बाज़ सूरतों के अंदर अगर हमने देखा है तो वो बहुत कम होते हैं, अगर जो होते हैं वो मुर्दा होते हैं। लेकिन जब ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर ले, यानी कि उसमें सोजिश ज़्यादा आ जाए, पानी ज़्यादा आ जाए, वर्म ज़्यादा आ जाए, तो फिर ये वक़्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता स्पर्म की प्रोडक्शन के ऊपर भी असरअंदाज होता है। तो मेडिकल के अंदर इस मर्ज़ को भी एज़ोस्पर्मिया विद एक्टिसिया का भी इलाज ऑपरेशन ही है। अल्हम्दुलिल्लाह 100% हमारी इस्लामी हर्बल अद्वियात से इसका इलाज मौजूद है, बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, बग़ैर किसी मुज़रसात से। तो इंशाअल्लाह एक वक्त के अंदर इसका इलाज हो जाएगा। अगर सोजिश है वो भी ख़त्म होगी, वर्म भी ख़त्म होगा, इन्फेक्शन भी ख़त्म होगा, पानी भी यहाँ से ख़त्म होगा, और जो किसी भी हवाले से कोई रुकावट है वो यहाँ से ख़त्म होगी। तो स्पर्म अगर खुदा न खासा इस मर्ज़ की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रहे या कम हो रहे हैं या उसकी शक्ल से ठीक नहीं है, मॉर्फोलॉजी के हवाले से, या वो डेड है, तो इंशाअल्लाह ये तमाम अमराज काबिल इलाज है और बिल्कुल मुतमईन होकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह मायूस नहीं होंगे। जी मोहतरम नाज़रीन, एज़ोस्पर्मिया की ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया के ऊपर बात हो रही है। अब हम जिस मर्ज़ का जिक्र करने लगे हैं उसको मेडिकल में कहते हैं एपिडिडमल ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसका पूरा नाम बनेगा एज़ोस्पर्मिया विद एपिडिडमल ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट। तो ये मर्ज़ भी बेसिकली एपिडिडमल सिस्ट या स्पर्मेटोसिल से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन फ़र्क है कि एपिडिडमल सिस्ट के अंदर रसोली होती है जो एपिडिडमल के अंदर होती है, स्पर्मेटोसिल एक थैली होती है जो टेस्टिस के साथ ग्रो करती है। लेकिन यहाँ पर एपिडिडमल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि इस एपिडिडमल के अंदर रसोली नहीं है, लेकिन किसी न किसी हवाले से यहाँ पर सोजन हो गई है, इन्फेक्शन हो गई है, वर्मी कैफियत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से इसके अंदर गुंजाइश कम हुई है और जो स्पर्म है उसके एग्जिट होने के जो रास्ते हैं वो किसी हद तक कम हुए हैं। तो ये मर्ज़ स्पर्म की कमी का बायस भी बनता है। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि एपिडिडमल के अंदर ये मर्ज़ है और एपिडिडमल के अंदर ही स्पर्म स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि कुछ मरीज़ ऐसे ज़रूर होंगे जिनके यहाँ स्पर्म मौजूद होंगे और बाज़ मरीज़ों के अंदर स्पर्म काउंट भी तकरीबन नॉर्मल के करीब होगा, लेकिन मोस्टली वो मरीज़ होंगे कि इनके अंदर या तो स्पर्म बिल्कुल डेड होंगे या बिल्कुल थोड़ी मिकदार में अलाइव होंगे और मॉर्फोलॉजी हवाले से यानी कि स्पर्म की शक्ल सूरत के हवाले से भी कोई अच्छा रिज़ल्ट हमारे सामने नहीं आएगा। तो इस मर्ज़ के पैदा होने के पीछे भी बहुत सारी रीज़न्स हैं, कॉजेज़ हैं। लॉन्ग टाइम किसी भी वजह से कोई मेडिसिन का इस्तेमाल होना, एंटीबायोटिक का, एनाल्जेसिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना, खुदा न खासा किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी चोट लगने की वजह से या किसी बुखार की वजह से। तो फिर ये भी होता है कि टेस्टिस के ऊपर चोट लगने की वजह से भी ये चीज़ें सामने आती हैं। तो बताना मकसद है, अगेन दोबारा समझिएगा कि मर्ज़ क्या है, एपिडिडमल ऑब्स्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि एपिडिडमल के अंदर किसी वजह से रुकावट आ गई है और वो रुकावट है सोजन की वजह से, वर्म की वजह से, सोजिश की वजह से। तो इसमें अगर सोजिश ज़्यादा नहीं है, वर्म ज़्यादा नहीं है, तो मेरे से मरीज़ के अंदर स्पर्म मिल जाएंगे और किसी न किसी हद तक वो कुछ लाइव भी होंगे।
लेकिन अगर सोजिश ज़्यादा है तो फिर स्पर्म के अलाइव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मॉर्फोलॉजी के हवाले से भी कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं होता। और जब ये मर्ज़ तूल अख्तियार करता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये स्पर्म भी ख़त्म हो जाते हैं। सिस्टम दूसरों को ऊपर ये इफ़ेक्ट करता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तमाम अमराज का हमारी इस्लामी हर्बल मेडिसिन के अंदर इलाज मौजूद है बगैर किसी मुज़र असरात से। बिल्कुल मुतमिन होकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ये मर्ज़ काबिल इलाज है और चंद माह की मेडिसिन से ये अमराज ठीक हो जाते हैं और इंशाअल्लाह आप खुश होकर हम ज़िंदगी गुजारेंगे। मज़ीद तफसील के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप भी रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया जी। मोहतरम नाज़रीन, ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया के हवाले से सीरीज़ जारी है, यानी कि वो एज़ोस्पर्मिया जो किसी रुकावट की वजह से पैदा होता है। अब हमने यहाँ पर 2 अमराज को मौजू बहस बनाया है या हम 2 अमराजों के ऊपर इस पर डिस्कस करेंगे। पहला मर्ज़ है डिलाइटेड सेमिनल वेसल्स। इसको अगर पूरा हम बात करेंगे तो वो लफ्ज़ बन जाएगा एज़ोस्पर्मिया डिलाइटेड सेमिनल वेसल्स। और दूसरा मर्ज़ है एज़ोस्पर्मिया डिलाइटेड सेमिनल वेसल सिस्टिक। तो इन दोनों को मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी तशरीह करता हूँ। सबसे पहले सेमिनल वेसल्स का मलबू को समझ लें। स्क्रीन पर आप तस्वीर देखकर आपको नज़र आ रही होगी और यकीनन आप इसको देखकर समझ सकते हैं। एपिडिडमल वो नाली जहाँ पर स्पर्म स्टोर होते हैं, जिस मुकाम पर एपिडिडमल मुकम्मल होती है वहाँ से फिर एक नई वेन शुरू होती है, उसको मेडिकल में कहते हैं वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस जब ये चलती चलती प्रोस्टल ग्लैंड के पिछले हिस्से में जाकर छोटी छोटी थैलियों में ख़त्म हो जाती है और वास डिफरेंस के अंदर जो स्पर्म होते हैं और मनी होती है वो लेकर जाती है और फिर ये सेमिनल वेसल्स के अंदर पहुंचा देती है। ये छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं सेमिनल वेसल्स। सेमिनल वेसल्स बेसिकली एक हदूद है। इन सेमिनल वेसल्स ग्लैंड के अंदर भी कुछ सियाल पैदा होता है जो मनी में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है समझना कि जो सीमन या मनी का फ्लूइड है या कवाम है, ये सारा का सारा खुशियों या टेस्टिस में पैदा नहीं होता। तकरीबन 30% सीमन फ्लूइड मनी का मादा मनविया, ये बेसिकली 30% के करीब टेस्टिस में पैदा होता है और जो बाकी इसका सीमन फ्लूइड है या मनी का वो मादा ये जिस्म के बाकी हिस्सों में प्रोड्यूस होता है। तो ये जब इंसान इंटरकोर्स के वक्त मनी को खारिज करता है तो ये सारी एक ही वक्त में इकट्ठी होकर पीनस के रास्ते बाहर आ जाती हैं। यहाँ पर आपने डिलाइटेड सेमिनल वेसल्स को समझ लिया होगा। डिलाइटेड का मतलब होता है इन्फेक्शन होना, सोजिश होना, वर्म होना। तो इसका मतलब ये होता है कि सेमिनल वेसल्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हुई है, वर्म हुई है, सोजिश हुई है, जिसकी वजह से स्पर्म का कोई भी प्रॉब्लम सामने आ सकता है। लेकिन इस मर्ज़ के अंदर ज़्यादातर हमें एज़ोस्पर्मिया ही नज़र आता है। इसी तरह चूँकि मौजू एक ही है तो मैंने इसको भी इसके अंदर ऐड कर लिया है। वो है सिस्टिक। इसका मतलब ये होता है कि किसी वजह से ये सेमिनल वेसल्स इन्फेक्शन की वजह से या सोजिश की वजह से या वर्म की वजह से फैल गए हैं। तो ऐसे मर्ज़ को हम कहते हैं एज़ोस्पर्मिया डिलाइटेड सेमिनल वेसल सिस्टिक। तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते अमराज हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तिब के अंदर, हमारी इस्लामी तिब के अंदर बेहतरीन इसका इलाज मौजूद है। और ये जो सेमिनल वेसल्स का जो अपना आम अल्ट्रासाउंड के अंदर ये नज़र नहीं आता। इस वक्त एक ऐसा मरीज़ है जो एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट है और उसके हार्मोन्स का निज़ाम भी ठीक है और अब हमने उसका टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड भी करवाया तो कोई चीज़ वाज़ेह वहाँ पर नज़र नहीं आती। जैसे मैंने अपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी कई मतलब बता चुका हूँ कि टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड एज़ोस्पर्मिया के तकरीबन 95% मरीज़ों को ये एक सिंगल अल्ट्रासाउंड वज़ाहत कर देता है कि उसके यहाँ ये मर्ज़ क्यों है। 5% मरीज़ों के लिए हमें दीगर टेस्टों की तरफ जाना पड़ता है। तो आज उस टेस्ट का नाम है ट्रांस रिएक्टल प्रोस्टेट ग्लैंड अल्ट्रासाउंड। चूँकि सेमिनल वेसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड ये इनका मुकाम तकरीबन एक ही जगह पर है
तो ये एक ख़ास किस्म का अल्ट्रासाउंड होता है जिससे की मदद से इन सीमिनल वेसल्स के हवाले से हम पूरी मालूमात ले सकते हैं। जहाँ तक इस मर्ज़ के दोनों अमराज के पैदा होने का ताल्लुक़ है, सीमिनल वेसल्स के अंदर इन्फेक्शन हो गई है या वो अपना फैल गई हैं, तो ज़्यादातर उन मरीज़ों के अंदर ये मर्ज़ देखने में ज़्यादा नज़र आता है जिन्हें किसी न किसी हवाले से कोई प्रोस्टेट का प्रॉब्लम रहा है या प्रोस्टेट के हवाले से उनका कोई ऑपरेशन हो चुका है या प्रोस्टेट के हवाले से कोई भी मर्ज़ रहा है, तो उन लोगों के अंदर ये मराज देखने में ज़्यादा नज़र आते हैं। तो सारी गुफ्तगू का लाहासिल ये है कि एक ऐसा मरीज़ जो एज़ोस्पर्मिया का मरीज़ है और उसके टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है, हार्मोन्स भी उसके ठीक हैं, टेस्टिस का साइज़ भी नॉर्मल है और उसकी प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से, पेशाब के हवाले से कोई प्रॉब्लम उसको रही है, ख़ास तौर पर प्रोस्टेट के हवाले, प्रोस्टेट ग्लैंड के हवाले से कोई इशू रहे हैं, तो उनको फिर चाहिए ट्रांसरिएक्टर प्रोस्टेट ग्लैंड अल्ट्रासाउंड की तरफ जाएं ताकि ये मर्ज़ की तशख़ीस के अंदर हमें आसानी हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के हवाले से जिन दो मौज़ूआत का आज हमने इंतख़ाब किया है उनको समझने में आपको आसानी होगी और इंशाअल्लाह ये सारे अमराज़ विद मेडिकेशन काबिल इलाज है। हम मुतमिन होकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी। शुक्रिया जी। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले हमने ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के हवाले से बात की है और जितने ज़रूरी अमराज़ थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे अमराज़ हैं, लेकिन जितने ज़रूरी अमराज़ थे उनको हमने ज़ेर बहस लाए। मोहतरम नाज़रीन, अब हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया को मौजू बहस बनाते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया को मेडिकल के अंदर पोस्ट टेस्टिकल एज़ोस्पर्मिया भी कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया का मतलब ये होता है कि अंदर कोई रुकावट की वजह से स्पर्म पैदा नहीं हो रही या बाहर नहीं आ रहे। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया या पोस्ट टेस्टिकल एज़ोस्पर्मिया का मतलब ये होता है कि अंदर किसी मर्ज़ की वजह से स्पर्म पैदा नहीं हो रहे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जिस मौजू का हमने इंतखाब किया उस मर्ज़ का नाम है वेरिकोसील। इसको इस तरीके से भी कह लें कि एज़ोस्पर्मिया की वो किस्म जो वेरिकोसील की वजह से पैदा होती है। वेरिकोसील बेसिकली मेडिकल का एक लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ निकला है वेरिकोस से। वेरिकोस का मतलब होता है वेंस का, नाड़ का या नाली का फूल जाना। अब जिस वक्त ये टेस्टिस की वेन फूलती हैं, ये वो वेन्स होती हैं, नाली होती हैं जो ब्लड लेकर टेस्टिस के अंदर आती हैं और ये फूल जाती हैं। इन फूलने की वजह से टेस्टिस के अंदर उसका दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है। स्पर्म की पैदाइश के हवाले से टेस्टिस का दर्जा हरारत का नॉर्मल होना, हमारी बॉडी टेम्परेचर से तकरीबन 1.5 दर्जे कम होता है, तो इसका ये नॉर्मल होना ज़रूरी है। खून ज़्यादा आने की वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और वक्त के साथ साथ स्पर्म पैदा होने का अमल कम होता ये बिल्कुल नील हो जाता है। तो इस मौजू के ऊपर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम नंबर 24 मौजूद है जहाँ पर मैंने तफसील से इस पर बात की है। वहाँ से भी इसको देख सकते और मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जी मोहतरम नाज़रीन, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया की सीरीज़ जारी है। अब हमने जिस मर्ज़ का इंतखाब किया उसका नाम है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल का मतलब होता है कि टेस्टिस के अंदर पानी आ जाना। पानी आने की वजह से बाज़ सूरतों के अंदर इन्फेक्शन भी हो जाती है और पानी आने की वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पर्म की पैदाइश नहीं हो पाती। तो मेडिकल के अंदर वेरिकोसील के हवाले से, हाइड्रोसिल के हवाले से इसका ऑपरेशन ही एडवाइस किया जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ये अमराज़ का इलाज जो है बगैर ऑपरेशन के करते हैं। और यहाँ पर एक नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी देर के लिए आप कहते हैं कि जी हम वेरिकोसील का ऑपरेशन करवा लें या हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवा लें, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बात को और आपने ऑपरेशन भी करवा लिया और हम ये भी बात मान लेते हैं कि ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन एक नुक्ता हमेशा याद रखिएगा कि वेरिकोसील के ऑपरेशन कर लेने से या हाइड्रोसिल के ऑपरेशन कर लेने से ये मर्ज़ तो ठीक हो सकते हैं और बहुत सारे मरीज़ हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है जिनके ऑपरेशन के बाद भी ये मर्ज़ दोबारा हुआ है।
लेकिन नुक्ता समझने वाला ये है कि अगर ऑपरेशन से वेरिकोसील ख़त्म हो गया या हाइड्रोसील ख़त्म हो गया तो स्पर्म आ जाएंगे या उसकी मकदार पूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए कि वेरिकोसील और हाइड्रोसील जब ये पैदा होता है, जब ये मर्ज़ की शक्ल अख्तियार करता है, तो ये स्पर्म पैदा करने की सलाहियत को भी डिस्टर्ब करता है। तो ऑपरेशन से आप वेरिकोसील हाइड्रोसील को तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसकी सलाहियत को कैसे आप सेटल करेंगे? तो मतलब ये है कि ऑपरेशन के बाद भी आपको 4, 6, 8वां दवाई खानी पड़ सकती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ही ड्यूरेशन के अंदर हम इन चीज़ों का एक ही वक्त में वेरिकोसील हाइड्रोसील का इलाज भी करते हैं, उस पर पैदा करने के हवाले से मेडिकेशन भी देते हैं। तो हाइड्रोसील के हवाले से यूट्यूब के ऊपर मेरा प्रोग्राम नंबर 25 मौजूद है, वहाँ से भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन नॉन ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया के हवाले से सीरीज़ जारी है। अब हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है या जिस मर्ज़ का इंतखाब किया है उसको कहते हैं एपिडिडमाइटिस। इसका मतलब ये होता है कि एपिडिडमल के अंदर, वो वेन के अंदर जहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं, वहाँ पर सोजिश हो गई है, वर्म हो गया है, सोजन हो गई है, इन्फेक्शन हो गई है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्पर्म कम हो सकते हैं, इंतहाई कम हो सकते हैं, नील हो सकते हैं। और अगर इस मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा है तो ये एज़ोस्पर्मिया के अंदर भी तब्दील हो सकते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे अमराज़ काबिल इलाज हैं। अगर कोई भी मरीज़, आप में से कोई भी मरीज़ इन अमराज़ के अंदर मुब्तला है तो हमें अपनी पहली फुर्सत में हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह ये मर्ज़ सारे के सारे विद मेडिकेशन काबिल इलाज है। तो एपिडिडमाइटिस के हवाले से प्रोग्राम नंबर 27 ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद है, तो वहाँ से भी आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया जी। मोहतरम नाज़रीन, नॉन ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया की सीरीज़ जारी है। अब हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है उसको कहते हैं ऑर्काइटिस। इसको इस अंदाज में भी आप कह सकते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्काइटिस एंड एज़ोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया विद ऑर्काइटिस। तो यूट्यूब के ऊपर मेरा प्रोग्राम नंबर 29 मौजूद है, जहाँ पर मैंने इसकी बड़ी तफसील से बात की है, वहाँ से भी आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मुख्तसर सा तारुफ करवा कर चलता हूँ। ऑर्काइटिस बेसिकली ये भी एक एपिडिडमल के हवाले से, टेस्टिस के हवाले से एक इन्फेक्शन का ही एक नाम है, और ये मोस्टली उन लोगों के अंदर ज़्यादा देखी जाती है। ये समझ लें कि होती उस वजह से जिन लोगों को ज़िंदगी में कभी मम्स हुए हों, या जिनको आम लफ्ज़ों में हम कनपेड़े भी कहते हैं, ये कान के नीचे का हिस्सा का फूल जाना। तो क्योंकि जिस वक्त किसी भी बच्चे को मम्स या कनपेड़े होते हैं तो उसके साथ साथ उसके टेस्टिस या खुशियों के अंदर भी सोजिश आ जाती है। इन सोजिश की वजह से टेस्टिस के अंदर इन्फेक्शन होती है। ये इन्फेक्शन टेस्टिस के अंदर भी मौजूद होती है, एपिडिडमल तक भी ये जा सकती है। तो ख़ास किस्म की इस इन्फेक्शन की एक नोयत होती है जो मेडिकल के अंदर इस मर्ज़ को हम कहते हैं, जो मम्स या कनपेड़ी की वजह से पैदा होता है, उसको हम कहते हैं ऑर्काइटिस। तो यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम नंबर 29 मेरा मौजूद है, वहाँ से तफसील से मैंने बात की, वहाँ से भी आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने मुख्तसरन आपको अर्ज़ कर दी है। तो इंशाअल्लाह ये सारे के सारे अमराज़ काबिल इलाज है। मुतमिन होकर हमसे रब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह शफा होगी, और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के हमारे पास इस्लामी अद्वियात मौजूद होती हैं जिनसे हम इलाज करते हैं, जिनके किसी किस्म के कोई मुज़र असरात नहीं हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपने इस मुख्तसर टाइम के अंदर इन अमराज़ों को समझा होगा। शुक्रिया जी। मोहतरम नाज़रीन, नॉन ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। अब हमने जिस मर्ज़ का इंतखाब किया है उसका नाम है टेस्टिकुलर मैस या लम्प्स। तो ये वो मर्ज़ हैं, ये तकरीबन मिलते जुलते ही नाम है। बाज़ डॉक्टर हज़रात के हाँ मैस और लम्प्स एक ही चीज़ है, बाज़ कुछ इसमें डिफरेंस करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ तकरीबन एक जैसे ही हैं। तो ये वो अमराज़ हैं जिनकी वजह से एज़ोस्पर्मिया होता है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि टेस्टिस के अंदर गांठें बन जाना, गिरा बन जाना, वहाँ पर गांठें बन जाने की वजह से, गिरा बन जाने की वजह से वहाँ पर सोजन हो जाए, वर्म हो जाए, या शदीद किस्म का इन्फेक्शन भी इसमें हो जाता है। फ़िज़िकल इम्तिहान में या हाथ से
हम अगर खुशियों को टटोलते हैं तो इस गिरों को, इन गांठों को महसूस कर सकते हैं। तो इन अमराज के मतलब टेस्टिकल मैस या लम्स के पैदा होने के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन 9 अमराज ऐसे हैं जो ज़्यादातर मरीज़ों की हिस्ट्री के अंदर हमें मिलते हैं। उनमें सबसे पहले ऑर्काइटिस है। इसको मैं अपने प्रोग्राम के अंदर हिस्सा बना चुका हूँ कि ऑर्काइटिस बेसिकली कन पेड़े या मम्स के पैदा होने की वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है। इसी तरीके से एपिडिडमाइटिस, ये भी एक इन्फेक्शन की ही एक शक्ल है। इसी तरीके से तीसरे नंबर के ऊपर हाइड्रोसील है, इसकी वजह से भी ये मैस और लम्स पैदा हो सकते हैं। हेमाटोसील, इसका मतलब ये होता है कि टेस्टिस के अंदर खून का आ जाना, उसकी वजह से भी ये मर्ज़ पैदा हो सकता है। इसी तरीके से 5वें नंबर पर स्पर्मेटोसील, ये मैं अपने प्रोग्राम के अंदर इसका जिक्र कर चुका हूँ। 6ठे नंबर पर वेरिकोसील है, इसकी वजह से भी ये मर्ज़ पैदा हो जाता है। 7वें नंबर के ऊपर इनलीगल हर्निया की किस्म है, उसकी वजह से भी ये मर्ज़ पैदा हो जाता है। और इसके साथ 8वें नंबर के ऊपर टेस्टिकल टॉर्शन, ये भी एक मर्ज़ है। इंशाल्लाह हमारे मौज़ूआत के अंदर ये मर्ज़ भी मौजूद है। इससे पहले मैंने जितने भी अमराज का जिक्र किया हर्निया के हवाले से, टॉर्शन के हवाले से भी हमारा ये मौजूद बहस नहीं है। बाकी जितने भी मैंने नाम लिए ये सब हम चीज़ों को ज़ेर बहस ला चुके हैं। नंबर 8 के ऊपर टेस्टिस पर चोट लग जाना, शदीद किस्म की चोट लग जाना और वहाँ से खून का जारी होना, तो ये भी लम्स और या मैस बनने का सबब बनता है। अच्छा, बाज़ मरीज़ों के अंदर मैस या लम्स की वजह से कैंसर भी देखने में आता है, लेकिन इसकी मिकदार या इसकी तादाद कम है। लेकिन इन अमराज की वजह से कैंसर हो सकता है। तो बेसिकली मैस और लम्स को समझ लीजिएगा कि ये बेसिकली एक टेस्टिस के अंदर गिरा या गांठे टाइप चीज़ें बन जाती हैं, जिन्हें हादसे के साथ महसूस किया जा सकता है। बाज़ मरीज़ों के अंदर इनकी वजह से शदीद दर्द भी होता है, सोजिश भी होती है, वरम भी होता है, इन्फेक्शन भी होती है। और बाज़ मरीज़ों के अंदर इसके अंदर दर्द की ज़्यादा शिद्दत नहीं होती। तो ये अमराज भी तमाम के तमाम विद मेडिकेशन काबिल इलाज हैं। हमारे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल मेडिसिन से इन सब चीज़ों का हम इलाज करते आ रहे हैं। तकरीबन पिछले 38 साल से ज़्यादा अरसे से इन अमराज का बड़ी खुश उसलूबी के साथ हम इलाज कर रहे हैं। इन तमाम अमराज का इलाज हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी हर्बल अद्वियात से करते हैं, जिसमें हम किसी किस्म के कुश्ताजात का इस्तेमाल नहीं करते, किसी भी किस्म की मुज़र असरात केमिकल मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते। प्योर हर्बल मेडिसिन होती हैं जिनके कतई तौर पर कोई नुकसान नहीं होते, और आप बिल्कुल मुतमिन होकर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये सारे के सारे अमराज काबिल इलाज हैं और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। और मज़ीद किसी रहनुमाई के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया जी। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है कि एज़ोस्पर्मिया की सीरीज़ जारी है, यानी कि वो अमराज जो एज़ोस्पर्मिया का बाइस बनते हैं उनको हम स्टेप बाई स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है उसको मेडिकल लैंग्वेज में टेस्टिस ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। इस मर्ज़ का एक दूसरा नाम भी है, उसको कहते हैं टेस्टिकल माइक्रोलिथास। इसका मतलब ये होता है कि खुशियों के अंदर कैल्शियम के छोटे छोटे चूरमट बन जाते हैं, और इस मर्ज़ की निशानदेही सिर्फ और सिर्फ खुशियों के अल्ट्रासाउंड से ही होती है। अमूमन ये मर्ज़ मर्दों में 17 साल से लेकर 35 साल के करीब ज़्यादा देखने में आता है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है, क्योंकि जिन मरीज़ों में ये मर्ज़ होता है उनमें कुछ लोगों को खुशियों का कैंसर भी देखने में आया है। ज़्यादातर लोगों में ऐसा नहीं होता। एज़ोस्पर्मिया का सबब बनने वाले इस मर्ज़ की अगर बरवक्त तशख़ीस कर ली जाए तो ये 100% काबिल इलाज है। अमूमन ये मर्ज़ किसी शदीद बुखार, किसी मर्ज़ में देर तक मुब्तला रहने की वजह से, खुशियों पर चोट लग जाने की वजह से, और अक्सर मरीज़ों में किसी नामालूम वजूहात की बिना पर ये कैल्शियम के छोटे छोटे ज़रात के ज़खायर सेमिनिफेरस नालियों के लुमिना में बनते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर स्पर्म बनने का अमल होता है। ये कैल्शियम नालीनुमा
तहखाने की झिल्ली के अज्जा से पैदा होते हैं। अक्सर मरीजों में ये मर्ज खुशियों में दर्द का बाइस नहीं बनते, इसलिए कोशिश करें कि जैसे ये मर्ज तशखीस हो फौरी अपने इलाज की तरफ तवज्जो दें। और वो इसलिए कि अगर ये मर्ज लंबा अरसा रहने के बाद कुछ मरीजों में कैंसर का बाइस भी बनता है। ऐसे वो तमाम मरीज जिनको टेस्टिकल क्लासिफिकेशन है, अगर उनमें ये अलामात पाई जा रही हैं तो ये एक इंतहाई संजीदा हालत कहलाएगी। नंबर 1, दोनों खुशियों के अंदर गांठें बन जाना। जैसा कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में लम्स के हवाले से, मैस के हवाले से बात की है, तो खुशियों के अंदर गांठें बन जाना, ये गिरे बन जाना, और इसके साथ साथ उसका साइज भी, यानी कि टेस्टिस का साइज कभी ज़्यादा हो जाना। खुशियों में भारीपन का एहसास होना। कुछ एजोस्पर्मिया क्लासिफिकेशन के जो मरीज़ हैं, जब ये मर्ज शिद्दत अख्तियार करता है तो वो पेट दर्द या कमर में हल्का सा दर्द की भी शिकायत करते हैं। नंबर 4, ऐसे मरीज़ों के टेस्टिस के अंदर कुछ ना कुछ सियाल या लिक्विड का जमा हो जाना। ये सारी की सारी जो अलामतें हैं, ये टेस्टिकल के जो एजोस्पर्मिया क्लासिफिकेशन के हवाले से है, ये इंतहाई ख़तरनाक अलामतें हैं, क्योंकि ये वो अलामतें हैं जो समझा जा सकता है कि अब ये मर्ज शिद्दत अख्तियार करके कैंसर की तरफ जाना शुरू हो गया है। मैं तकरीबन 38 साल से ज़्यादा अरसे से एजोस्पर्मिया का कामयाब इलाज कर रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी से गुजारिश कर रहा हूँ ऐसे तमाम मरीज़ जो एजोस्पर्मिया के मरीज़ हैं या फिर ऐसे मरीज़ जिनके स्पर्म इंतहाई कम हैं, फौरी तौर पर अपने खुशियों का अल्ट्रासाउंड करवाएं। और मैं अपने बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर खुशियों के अल्ट्रासाउंड के हवाले से बात कर चुका हूं और इस हवाले से मेरा एक मुकम्मल प्रोग्राम यूट्यूब पर मौजूद है, वहां से आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो बताना मकसद ये है कि आप फौरी तौर पर ऐसे मरीज जो एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स हैं, फौरी तौर पर अपने टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर खुदा न खास्ता उनके टेस्टिस के अंदर क्लासिफिकेशन की तशखीस हो जाए और फौरी तौर पर अपने इलाज की तरफ तवज्जो दें। अगर ये मर्ज बिगड़ जाए तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए मुकम्मल एतमाद के साथ रब्ता करें। हमारी तजवीज़ करदा इस्लामी हर्बल अद्वियात के इस्तेमाल से ये मर्ज मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है और इंशाअल्लाह दूसरे लोगों की तरह आप भी इंशाअल्लाह साहिब औलाद होंगे। मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। जी मोहतरम नाज़रीन, एजोस्पर्मिया की सीरीज़ जारी है। अब हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है या जिस मर्ज का इंतखाब किया है उसको कहते हैं फोकाई। इसको अगर हम पूरा जुमला बोलेंगे तो वो टेस्टिकुलर और फोकाई भी कहेंगे, या वो मर्ज जिसकी वजह से एजोस्पर्मिया पैदा होता है। यूट्यूब पर टेस्टिस ऑफ फोकाई के हवाले से ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम नंबर 803 मौजूद है। इस मर्ज के हवाले से आप वहां पर जाकर मज़ीद इसकी तफसील ले सकते हैं, जहां पर मैंने बड़ी तफसील के साथ इस मर्ज के हवाले से बात की है। और यकीनन मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरे इस प्रोग्राम से आप ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। चूँकि एजोस्पर्मिया के हवाले से हम एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम उन तमाम मौज़ूआत को ज़ेर बहस ला रहे हैं जिनके हवाले से या जिनकी वजह से एजोस्पर्मिया का मर्ज होता है। तो इसलिए हमारा आज का मौजू टेस्टिस ऑफ फोकाई है। यहाँ पर हम इसका मुख्तसर तारुफ करवाएंगे और फिर इंशाअल्लाह हम आगे चलेंगे। जिमी भाई, ये इतनी सी गुफ्तगू आप मेरी नोट फरमा लें, और इस प्रोग्राम ये इतनी सी गुफ्तगू के बाद यूट्यूब पर मेरा ऑलरेडी प्रोग्राम नंबर 803 मौजूद है, टेस्टिस ऑफ फोकाई। वहाँ से आपने उसकी वॉइस लेकर इसके साथ अटैच करके ये प्रोग्राम मुकम्मल कर लीजिए। शुक्रिया। जी मोहतरम नाज़रीन, एजोस्पर्मिया की सीरीज़ जारी है और मैं तकरीबन 38 साल से ज़्यादा अरसे से एजोस्पर्मिया के मरीज़ों का कामयाब इलाज कर रहा हूँ। अब हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है इसको मेडिकल के अंदर कहते हैं हेमाटोसिल ऑफ एजोस्पर्मिया या टेस्टिस ऑफ एजोस्पर्मिया। इस मर्ज का एक दूसरा नाम भी है, अमूमन बरतानिया में इस मर्ज को हीमोस्कोटम कहते हैं। इस मर्ज का सीधा सा मतलब ये होता है कि खुशियों के अंदर या टेस्टिस के अंदर खून का आ जाना या खुशियों के अंदर खून का भर जाना। जिस वक्त ये मर्ज हो जाता है तो उसके बाद खुशियाँ स्पर्म पैदा करने की सलाहियत खो देते हैं। इस मर्ज को खुशियों की नक्सीर भी कहते हैं।
इस मर्ज के पैदा होने की बहुत सारी वजूहात हैं, मैं सिर्फ चंद एक का जिक्र करके आगे चलूँगा जो बेसिकली ज़्यादातर हमें सामने नज़र आती हैं। उनमें नंबर 1, टेस्टिस पर या खुशियों पर किसी भी हवाले से किसी शदीद चोट का लग जाना। नंबर 2, किसी तकलीफ का ऑपरेशन की वजह से भी ये मर्ज पैदा हो जाता है। खुशियों में अगर ट्यूमर बन जाए तो तब भी ये मर्ज पैदा हो जाता है। बेसिकली ये मर्ज खुशियों की जो शरियानें हैं उसको सेक्लोरस कहते हैं, उसकी वजह से ये मर्ज उसके अंदर प्रॉब्लम आने की या वो जगह इंजर्ड हो जाए उसकी वजह से ये मर्ज पैदा होता है। शुगर की शिद्दत की वजह से भी ये मर्ज देखने में आता है। अगर किसी मरीज को ज़िंदगी में कभी सुजाक हो जाए और अगर सुजाक बिगड़ कर आतिशिक में कन्वर्ट हो जाए तो फिर भी ये मर्ज पैदा हो सकता है। ये मर्ज खुशियों के अपेंडिक्स की वजह से भी पैदा हो जाता है। ये ऑलरेडी टेस्टिस ऑफ अपेंडिक्स का ऑलरेडी प्रोग्राम मेरा यूट्यूब पर मौजूद है, वहाँ से आप इसकी तफसील देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, मैं मज़ीद चंद इसमें जिक्र करके इसका इजाफा करता हूँ ताकि बातें सारी क्लियर और वाज़ेह हो जाएं। इसके अलावा खुशियों का एक मर्ज होता है जिसको हम कहते हैं खुशियों का टॉर्शन, उसमें भी ये हेमेटोसिल पैदा हो जाता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि खुशियों का अपेंडिक्स की वजह से भी हो जाता है। अगर किसी मरीज को टेस्टिस की एक डिजीज़ होती है एज़ोस्पर्मिया के हवाले से एपिडिडमाइटिस, ये बेसिकली खुशियों के ऊपर पिछली साइड के ऊपर एक वेन होती है जहाँ पर स्पर्म पैदा होने के बाद स्टोर होते हैं। अगर किसी वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाए, डिलाइटेड हो जाए तो मेडिकल के अंदर इस मर्ज को हम कहते हैं एपिडिडमाइटिस। और भी बहुत सारी वजूहात हैं, तो इस वजह से भी हेमेटोसिल का मर्ज पैदा हो जाता है। खुशियों में अगर अटीमा अगर हो जाए उसकी वजह से भी ये पैदा हो जाता है। बाज़ मरीज जो हाइड्रोसिल के पुराने मरीज होते हैं, हाइड्रोसिल कहते हैं टेस्टिस के अंदर या खुशियों के अंदर पानी आ जाने को, उसकी वजह से भी ये मर्ज पैदा हो जाता है। देखिए, एक चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक रोल होता है मेडिसिन का और एक रोल होता है सर्जरी का। अगर खुदा न खास्ता किसी को ये मर्ज हो जाए हेमेटोसिल ऑफ टेस्टिस या खुशियों के अंदर खून का आ जाना, तो इसका जो सबसे पहला वाहद इलाज इसका सर्जरी या ऑपरेशन होता है ताकि इस खून को बंद किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि ऑपरेशन से आप खून को बंद कर देंगे हो जाएगा, लेकिन जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ प्रोग्राम के शुरू में कि जिस वक्त ये मर्ज पैदा होता है यानी कि हेमेटोसिल पैदा होता है, खुशियों में खून बन जाता है, तो इसकी वजह से खुशी स्पर्म बनाने की सलाहियत भी खो देते हैं। तो लिहाजा ऐसे वो तमाम मरीज़ जिनको खुदा न खास्ता ये मर्ज हुआ है वो फौरी तौर पर अल्ट्रासाउंड से ये चीज़ें अपना डायग्नोज हो जाती हैं, फौरी तौर पर इसको ऑपरेशन की तरफ जाएँ और ऑपरेशन के बाद हमसे फौरी रब्ता करें। इंशाअल्लाह हमारे पास बेहतरीन इस्लामी हर्बल मेडिसिन मौजूद जिसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। तो इंशाअल्लाह आपके जो स्पर्म पैदा करने की जो सलाहियत ख़त्म होगी इंशाअल्लाह मेडिसिन से पूरी हो जाएगी और इंशाअल्लाह आप भी साहिब औलाद होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस मेरे मौजू से बहुत सारी चीज़ें समझी होंगी, अपने मर्ज को भी समझा होगा। अगर किसी भी हवाले से कोई कमी महसूस करें तो स्क्रीन पर मेरे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह मुकम्मल आपकी रहनुमाई करूँगा। शुक्रिया जी। मोहतरम नाज़रीन, हमारा अगला मौजू ये है कि जिन मरीज़ों को एक ही वक्त में टेस्टिस ऑफ फोकाई या टेस्टिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाए उस वजह से भी एज़ोस्पर्मिया हो जाता है। एज़ोस्पर्मिया होने के लिए टेस्टिस ऑफ फोकाई काफ़ी है, एज़ोस्पर्मिया होने के लिए टेस्टिस ऑफ क्लासिफिकेशन काफ़ी है। ऑलरेडी ये मेरे प्रोग्राम यूट्यूब पर फोकाई के हवाले से प्रोग्राम नंबर 803 पहले से मौजूद है, आप वहाँ से इससे रहनुमाई ले सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम नंबर 956 भी मेरा यूट्यूब पर प्रोग्राम मौजूद है जहाँ पर मैंने टेस्टिस ऑफ क्लासिफिकेशन के हवाले से बड़ी तफसील से बात की, आप वहाँ से भी इस मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। चूँकि हमारा एज़ोस्पर्मिया की सीरीज़ जारी है तो ये मौज़ूआत चूँकि इसमें आए हैं तो लिहाजा यहाँ पर हम इसका मुख्तसर तारुफ करके आगे चलेंगे। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ,
हमेशा एक चीज़ याद रखने वाली है, ऐसे वो तमाम मरीज़ जो स्पर्म के हवाले से किसी न किसी मर्ज़ के हवाले से, यानी कि स्पर्म बिल्कुल नहीं है, स्पर्म कम है, स्पर्म बहुत कम है, उनको चाहिए कि फौरी तौर पर वो अपने ठूसियों का, टेस्टिस का कलर अल्ट्रासाउंड करवाएं। और ये एक सिंगल अल्ट्रासाउंड है जो इन अमराज की तशख़ीस करने में तकरीबन 95% मरीज़ों को सिर्फ ये एक सिंगल टेस्ट उसकी तशख़ीस करने के लिए काफ़ी होता है। टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड क्यों ज़रूरी है, ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम नंबर यूट्यूब के ऊपर 572 मौजूद है, 572 मौजूद है। आप वहाँ से भी अल्ट्रासाउंड के हवाले से रहनुमाई ले सकते हैं और इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। तो जी मोहतरम नाज़रीन, चलते हैं अपने मौजू की तरफ और कोशिश करते हैं इन तमाम अमराज को समझने की, और जिस वक्त आपको ये अमराज समझ आ जाए तो कोशिश करें आप इनके इलाज की तरफ तवज्जो दें। 38 साल से ज़्यादा से इंशाअल्लाह अपने अमराज का बड़ी कामयाबी से इलाज कर रहे हैं। आप मुतमिन होकर हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह सारी औलाद होंगे। अच्छा जिमी भाई, ये अब ये बातें आपके लिए हैं। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर हमने एक प्रोग्राम बनाया था, उसका नंबर है 803। तो पहले आपने ये जो मेरी गुफ्तगू मैंने की है इसको साथ लेकर 803 की वॉइस के साथ अटैच कर दें, और उसके बाद प्रोग्राम नंबर जो अब मैंने आपको दिया है 956 उसकी वॉइस इस प्रोग्राम के साथ अटैच कर दें। यानी कि ये मेरा थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ, 803 की वॉइस पहले ऐड करें और उसके बाद 956 की 56 की वॉइस के अंदर ऐड करके ये प्रोग्राम नंबर 958 आप मुकम्मल कर लीजिए। शुक्रिया। और ये प्रोग्राम भी एज़ोस्पर्मिया सीरीज़ का ही एक प्रोग्राम है। आज का हमारा मौजू एज़ोस्पर्मिया टेस्टिकुलर फोकाई, ये भी स्पर्म टेस्टिस फोकाई, ये भी उन अमराज में शामिल है जिसकी वजह से इंसान में एज़ोस्पर्मिया जैसा मर्ज़ पैदा होता है। हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में हमेशा एक बात की है कि जितने भी लोग हैं जो एज़ोस्पर्मिया में मुब्तला हैं तो कोशिश करें सबसे पहले अपने टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड करवाएं। उसकी वजह ये है कि 95% पेशेंट को जस्ट ये एक सिंगल टेस्ट स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड वज़ाहत कर देगा कि एज़ोस्पर्मिया की कौन सी किस्म उसके अंदर मौजूद है ताकि उसका इलाज किया जा सके। तो ये टेस्टिस फोकाई भी अल्ट्रासाउंड से ही डिटेक्ट होगी, अदर किसी मतलब बगैर टेस्ट के ये डिटेक्ट नहीं हुआ करती। लिहाजा जो मरीज़ एज़ोस्पर्मिया में मुब्तला हैं तो पहली कोशिश उनको ये करनी चाहिए कि वो अपने टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि उस मर्ज़ की समझ आ सके कि कौन सी एज़ोस्पर्मिया की किस्म उसको लाक है। अब चलते हैं टेस्टिस फोकाई की तरफ। फोकाई लफ्ज़ बेसिकली फोकस से निकला है, तो मेडिकल में हम इसका जो मतलब लेते हैं वो ये लेते हैं कि टेस्टिस का वो हिस्सा जहाँ पे स्पर्म पैदा होते हैं, मेडिकल में उस हिस्से को सीमिनल वेसल्स कहते हैं। उन जगहों के ऊपर एक एब्सेस टाइप इन्फ्लेमेशन आप कह सकते हैं, इन्फेक्शन कह सकते हैं, इस किस्म की चीज़ वहाँ पर पैदा होती है जो इन्फेक्शन का बाइस बनती है। अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड के अंदर वहाँ पर आपको येलिश, अगर आप कलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और अगर ब्लैक एंड वाइट है तो वाइट कलर के आपको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर डॉट्स नज़र आएंगे। ये डॉट्स 5 भी हो सकते हैं, ये 10 भी हो सकते हैं, ये 100 और 50 के करीब भी हो सकते हैं। जितने ज़्यादा होंगे उतने ही मर्ज़ की शिद्दत इसमें हम काउंट करेंगे। एक बात यहाँ पर ज़रूर अर्ज़ करता चलूँ कि 4 या 5% पेशेंट ऐसे होते हैं, मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिन्हें फोकाई का टेस्टिकुलर फोकाई का मर्ज़ होता है, लेकिन उसके बावजूद उनके यहाँ स्पर्म मौजूद होते हैं, लेकिन वो स्पर्म कम तादाद में होंगे, मिकदार में होंगे, वो स्पर्म कम मिकदार में होंगे और मुर्दा ज़्यादा तादाद में होंगे। जिस्मानी हवाले से जिसका मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं उस हवाले से भी काफ़ी डिस्टर्ब होंगे। बाकी पेशेंट्स के अंदर ये मर्ज़ भी एज़ोस्पर्मिया, जिसको हम नील स्पर्म कह लें, स्पर्म सिफर स्पर्म कह लें, एज़ोस्पर्मिया का शिकार होते हैं। फोकाई या टेस्टिकुलर फोकाई के मतलब एक राय ये भी कायम की जाती है कि आने वाले वक्त में ऐसे मरीज़ कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं। तो बड़ी तहकीक और रिसर्च हुई है इस मर्ज़ के ऊपर, तो ऐसा मोस्टली ऐसा हरगिज़ नहीं देखा गया। एक बात ज़रूर है कि अगर ये मर्ज़ मुकम्मल तौर पर सीमिनल वेसल्स पर हो जाए, यानी कि तमाम के तमाम सीमिनल वेसल्स इससे मुतासर हो जाए, तो फिर कहीं जाकर पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है, इसके भी चांसेस कम है
तो हम इसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ को बड़ी शिद्दत के साथ रद्द करते हैं कि टेस्टिकुलर फोकाई कैंसर का बायस बनती है। ये एक अलग चीज़ है। जहाँ तक टेस्टिकुलर फोकाई पैदा होने की वजूहात हैं, तो उसमें जो कॉमन चीज़ें हमें देखने में आती हैं वो ये है कि टेस्टिस के ऊपर शदीद किस्म की कोई चोट लग जाए, किसी एक्सीडेंट की सूरत में चोट लग जाए, इंसान गिर जाए जिसकी वजह से टेस्टिस पर नज़र आए, या खेल के दौरान टेस्टिस के ऊपर गेंद लग जाए या बॉल लग जाए, तो ये चीज़ें इस मर्ज के बायस पैदा होने के बायस बनती है। इसके साथ साथ शदीद किस्म का मम्स जिसे हम कनपेड़े भी कहते हैं, इस बुखार के अंदर भी कुछ मरीज़ों के अंदर हमें ये चीज़ें नज़र आई हैं। टाइफाइड बुखार, टीबी जैसे अमराज में मुब्तला मरीज़ों में भी हम ये टेस्टिकुलर फोकाई हमें देखने में आया है। अब चलते हैं हम इस इलाज की तरफ। तो तमाम मोहतरम नाज़रीन से गुजारिश है कि बिल्कुल मायूस ना हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिसर्च, हमारी जो तहकीक है इस्लामी हर्बल मेडिसिन्स के ऊपर है, और इन मर्ज से और इन इस्लामी हर्बल मेडिसिन से टेस्टिकुलर फोकाई का इलाज 100% इलाज मौजूद है, और आप बिल्कुल मुतमिन होकर आप इसका इलाज कर सकते हैं और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और ये इलाज इंतहाई मुनासिब वक़्त में हो जाता है। लिहाजा बिल्कुल मुतमिन होकर राब्ता करें। इंशाअल्लाह ये मर्ज़ भी काबिल इलाज है, और इंशाअल्लाह आप साहिब औलाद हो। टाइफाइड बुखार और स्पर्म प्रॉब्लम, खुसूसन एज़ोस्पर्मिया। सबसे पहले तो मोहतरम नाजरीन, मैं बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने अपने मर्ज़ को समझने के लिए हमारे प्रोग्राम्स का इंतखाब किया। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा मौजू स्पर्म प्रॉब्लम और बिलखुसूस एज़ोस्पर्मिया है। इससे पहले हमने जिन अमराज का जिक्र किया वो भी इंतहाई अहमियत के हामिल थे। अब जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया जा रहा है ये भी अपनी जगह बहुत ही अहमियत के हामिल है। स्पर्म प्रॉब्लम और एज़ोस्पर्मिया का बाइस बनने वाले उन अमराज के साथ साथ अब हम उन बीमारियों का भी जिक्र शुरू कर रहे हैं जिसका इल्म एक आम इंसान तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। यानी स्पर्म प्रॉब्लम और एज़ोस्पर्मिया का बाइस बनने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। स्पर्म प्रॉब्लम और एज़ोस्पर्मिया के तमाम मरीजों को एक बात हमेशा ज़हन-नशीं रखनी चाहिए कि अगर पूरी ज़िंदगी में कमी बेशी के साथ किसी भी वजह से किसी भी बुखार में मुब्तला रहे हैं, छोटे मोटे नज़ले ज़ुकाम बुखार अमूमन हो जाते हैं ज़िंदगी में, लेकिन कोई ऐसा बुखार जिसके अंदर 10-12 दिन या 15 दिन इंसान मुब्तला रहता है, तो उस वजह से भी स्पर्म प्रॉब्लम और एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। नंबर 2, ज़िंदगी में खुदा न खासा कभी भी एक्सीडेंट हो जाए या किसी चोट लग जाने की वजह से एक ख़ास मुद्दत तक, तवील अरसे तक अद्वियात के इस्तेमाल भी स्पर्म प्रॉब्लम और एज़ोस्पर्मिया का बायस बनता है। नंबर 3, जिंदगी में कभी भी सर के किसी हिस्से पर चोट लगना, कमर पर चोट लगना, बिलखुसूस खुशियों पर चोट लग जाना, ये भी स्पर्म प्रॉब्लम और एज़ोस्पर्मिया का बायस बनता है। नंबर 4, मनशियात का इस्तेमाल और बिलखुसूस शराब या अल्कोहल का इस्तेमाल भी स्पर्म प्रॉब्लम और एज़ोस्पर्मिया का बायस बन जाता है। इन सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि अगर किसी को ज़िंदगी में कभी भी शदीद बुखार हो, चोट लग गई है या किसी वजह से ज़्यादा अर्सा तक मेडिसिन इस्तेमाल करने का इत्तफाक हुआ है, तो उसको चाहिए कि वो अपना फौरी तौर पर सीमेन एनालिसिस करवाए ताकि मर्ज़ की तशख़ीस बरवक्त हो सके। यहाँ पर एक बात का जिक्र करना मैं इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान में अक्सर औक़ात तिब्बी कॉन्फ्रेंस या तिब्बी सेमिनार मुनक्कद होते हैं बेऔलादी के हवाले से। बड़ी आजी के साथ अर्ज़ करता हूँ, तो सेमिनार के और तिब्बी कॉन्फ्रेंस के जो ऑर्गेनाइज़र हैं अमूमन हमें उसमें शिरकत की दावत देते हैं। तो वहाँ पर जो मुझे मौजू दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि जी साहब आप बताइए, आप भी 38 साल से ज़्यादा अरसे से इन अमराज का कामयाबी से इलाज कर रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि साहब अपने तजुर्बात की रोशनी में हमें बताएँ कि स्पर्म प्रॉब्लम और एज़ोस्पर्मिया जैसे मूजी अमराज के ऊपर कैसे काबू पाया जा सकता है। तो उन प्रोग्राम्स के अंदर, उन सेमिनार के अंदर, उन तिब्बी कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं हमेशा उन्हें एक बात करता हूँ कि जहाँ तक इन अमराज के ऊपर काबू पाने की तजवीज़ आप मुझसे मांग रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि मर्ज़ ये पैदा होते ही क्यों हैं। अगर हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें,
हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह हम इन अमराज को आसानी काबू पा सकते हैं। उसके अंदर उन सेमिनार्स के अंदर जो मैं बात करता हूँ, आपकी गोशुदार भी करना चाहता हूँ, वो ये है, अगर किसी भी शख्स को अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में अगर टाइफाइड बुखार हुआ है, डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, मिर्गी हुई है, कनपेड़े हुए हैं, निमोनिया हुआ है, चेचक हुआ है, टीबी है, दमा है, हर्निया के ऑपरेशन का इन्फेक्शन है, किसी भी हवाले से पुरानी कोई एलर्जी खारिश रही है, यरकान का प्रॉब्लम रहा है, सोजाक का प्रॉब्लम रहा है, आतशिक का प्रॉब्लम रहा है, जज़ाम का प्रॉब्लम रहा है, या किसी एक्सीडेंट की वजह से दिमाग की किसी हिस्से पर चोट लगी है, कमर बैकबोन के हिस्से पर कोई चोट लगी है, और खुसूसी तौर पर अगर खुशियों पर चोट लगी है, ये खुशियों पर बोल लगी है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये एक कॉमन मैंने बात कर दी है। अगर मरीज की प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं तो उनके पेरेंट्स को चाहिए कि जैसे ही बच्चा बुलूगत में आए उसका फौरी से पहले उसका सिविल लाइसेंस करवाएं। ऐसे वो तमाम लोग जिनके पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, या वो पढ़े लिखे नहीं है, या खुदा न खास्ता वो दुनिया में मौजूद नहीं है, तो उनको चाहिए कि मेरे प्रोग्राम्स को सुनकर अगर उनको ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स आई हैं, मैं इंशाल्लाह आगे चलकर एक एक मर्ज़ के ऊपर डिटेल में बात करूँगा, तो अगर ज़िंदगी में कभी भी इस किस्म के हादसात या बीमारियों से उन्हें सामना करना पड़ा है, तो कोशिश करें कि जैसी वो बुलूगत में आए अपना सीमन का टेस्ट करवाएं। अगर ऐसा नहीं हो सका तो कोशिश करें कि शादी से पहले अपनी सीमन मनी का टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि चीज़ समझने की ज़रूरत ये है कि वो तमाम के तमाम अमराज हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सीधा वो मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया। ये वो अमराज हैं जिनकी वजह से किसी भी शख्स को स्पर्म प्रॉब्लम या एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। मैं अपने तजर्बे को थोड़ा सा इसमें और शेयर करता चलूँ। अमूमन देखा गया है, जो अब तक कि मेरी भी 38 साल प्रैक्टिस के अंदर मैंने देखा है कि 99.99 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीमन या मनी का टेस्ट ही शादी के बाद करवाया है। यही वजह है कि उनके पास ये मालूमात नहीं थी। अगर यकीनन उनके पास ये मालूमात होती तो यकीनन वो शादी से पहले ये टेस्ट ज़रूर करवाते। दूसरी बदकिस्मती ये है कि शादी हो जाती है, तकरीबन 1 साल 2 साल 1.5 साल तक इंतज़ार किया जाता है, और ज़्यादातर हलकों के अंदर ये बात देखने में आती है कि वो नुक्स जो है फीमेल के ऊपर ही निकालते हैं कि जी इसको ये प्रॉब्लम है। और वो फिर क्या होता है कि हमारा एक निज़ाम है पाकिस्तान का कि एक LHV या दाई या इस किस्म की जो ख़वातीन होती हैं उनको बताया जाता है जी हमारे औलाद नहीं है, तो फिर उनका एक अपना तजुर्बा है, वो बातें करती हैं, एक टाइम वेस्ट होता है। और इनमें से अक्सर मर्द हज़रात जिनके पास ये मुकम्मल मालूमात नहीं होती, वो मनी गाड़ी करने के चक्करों में पड़ जाते हैं, और इस तरीके से एक कीमती वक्त ज़ाया होता है। अमूमन मेरे पास जब मरीज़ आते हैं तो तकरीबन एक काफ़ी टाइम गुजारने के बाद, ये तमाम तजुर्बात करने के बाद वो मेरे पास आते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से हमारे कामयाब इलाज की बदौलत वो साहिब औलाद होते हैं। इसलिए तमाम बे औलाद ख़वातीन हज़रात से गुजारिश है कि अगर शादी को 6 माह या 1 साल का अर्सा गुजर चुका है तो फौरी तौर पर अपना सीमन मनी का टेस्ट करवाइए, और ख़वातीन अपने रहम का अल्ट्रासाउंड करवाएं। ये एक इब्तदाई टेस्ट होते हैं जिनसे इन अमराज को समझने में आसानी हो जाती है। तो फिर एक मरतबा यहाँ पर एक ज़िक्र करता चलूँ, वो ये है, फिर हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं कि अगर कोई ऐसा मरीज़ जिसको ज़िंदगी में कभी भी कुछ शदीद बुखार हुआ है, या ज़िंदगी में कभी भी किसी वजह से एक लॉन्ग टाइम मेडिसिन खाने का इत्तफाक हुआ है, या ज़िंदगी में कभी कोई शदीद एक्सीडेंट हुआ है, या वो मरीज़ किसी न किसी दौर के अंदर नशियात का आदी या अल्कोहल का आदी रहा है, तो कोशिश करें फ़ौरन से पहले अपना सीमन टेस्ट करवाएं, ताकि इन अमराज को समझने भी आसानी हो और इन अमराज का हम बर वक्त इलाज भी कर सकें। यही वो बातें हैं जो मैं अक्सर बेशतर इन सेमिनार्स में जाकर करता हूँ कि आप जब इन अमराज को समझ लें कि ये पैदा होने के पीछे वजूहात क्या है, तो आप इन अमराज को पुरकाबू
बहुत आसानी से पा सकते हैं। जी मोहतरम नाज़रीन, अब हम जिक्र करते हैं उन बुखारों का, उन अमराज का जिनकी वजह से स्पर्म की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है या फिर एज़ोस्पर्मिया हो सकता है या हो जाता है। तो सबसे पहले हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है टाइफाइड बुखार। टाइफाइड बुखार और स्पर्म प्रॉब्लम, ख़ुसूसन एज़ोस्पर्मिया, ये हमारा आज का मौजू है और इंशाअल्लाह इसी मौजू को फिर हम लेकर आगे चलते हैं। जी मोहतरम नाज़रीन, टाइफाइड बुखार यकीनन एक जानलेवा मर्ज़ है। ये मर्ज़ साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से पैदा होता है और इसमें मुसलसल बुखार रहता है। इस बुखार की वजह से आंतें मुतवरम हो जाती है, यानी कि उसमें सोजिश आ जाती है, तिली बढ़ जाती है। और टाइफाइड बुखार कसरत से उन इलाकों में पाया जाता है जहां हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों का ख्याल नहीं रखा जाता। टाइफाइड बुखार पैदा करने वाले बैक्टीरिया पानी या ग़िज़ा के साथ आंतों में पहुंचते हैं, फिर खून में शामिल होकर तौफ़न पैदा करते हैं। मेडिकल में इस तौफ़न को इंडोटॉक्सिन कहते हैं, यानी जहरीले मवाद का खून में शामिल होना। फिर बुखार पैदा होता है। टाइफाइड बुखार से आंतें, जिगर, तिली, हड्डी के गुर्दे और खुशियों के अंदर स्पर्म पैदा करने वाला निज़ाम भी मुतासर होता है। अगर किसी वजह से 3 दिन मुसलसल बुखार रहे और उस बुखार का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर है तो ये मनी के मेयार में शदीद खराबी पैदा कर सकता है, यहाँ तक कि एज़ोस्पर्मिया का बाइस भी बन सकता है। और इसी बुखार की वजह से स्पर्म पैदा करने वाले खलियात या सेल में पिचिटेन, स्पर्माटोसाइट और स्पर्मेटानड्स, ये वो खलियात हैं जो बुखार के दर्जा हरारत बढ़ जाने की वजह से इन खलियात के अंदर खलल पैदा होता है। ये शदीद मुतासर होते हैं और फिर इंसान स्पर्म प्रॉब्लम या एज़ोस्पर्मिया का शिकार हो जाता है। इसलिए ऐसे तमाम मरीज़ जिनको ज़िंदगी में कभी भी टाइफाइड बुखार हुआ है तो कोशिश करें जैसे ही वो बालग हों तो अपना सीमन या मनी का टेस्ट करवाएं। अगर ऐसा नहीं कर सके तो कम से कम शादी से पहले अपना मनी का टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि मर्ज़ की शिद्दत बढ़ने से पहले इसका इलाज किया जा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे आज के मौजू से बहुत कुछ सीखा भी होगा, समझा भी होगा। तो एक मुख्तसर सिर्फ यहाँ पे बात करके मैं प्रोग्राम को मुकम्मल करता हूँ। किसी भी वजह से ज़िंदगी में कोई भी बुखार, ख़ास तौर पर टाइफाइड बुखार अगर आपको हुआ है तो कोशिश करें कि जहाँ तक जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अपना सीमन मनी का टेस्ट करवाएं ताकि मर्ज़ की शिद्दत बढ़ने से पहले हम इस मर्ज़ का इलाज कर सकें, यानी कि स्पर्म प्रॉब्लम के हवाले से या एज़ोस्पर्मिया के हवाले से। तो अगर किसी भी हवाले से कोई तशनीगी रह गई है या कोई चीज़ मज़ीद आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर व्हाट्सएप मौजूद है। आपको मुतमईन होकर मुकम्मल यकीन के साथ हमें रब्ता करें। इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी और इंशाअल्लाह टाइफाइड बुखार की वजह से स्पर्म प्रॉब्लम और एज़ोस्पर्मिया का मुकम्मल इलाज मौजूद है और इंशाअल्लाह आप साहिब होंगे। शुक्रिया। डेंगू और मलेरिया बुखार की वजह से स्पर्म प्रॉब्लम और एज़ोस्पर्मिया का मर्ज़ का लाक होना। जी मोहतरम नाज़रीन, टाइफाइड बुखार की तरह डेंगू बुखार और मलेरिया बुखार भी स्पर्म प्रॉब्लम की वजह बनता है। जर्नल एमर्जिंग इन्फेक्ट्स डिजीज़ में शाया होने वाली हालिया तहकीक इस बात की तायीद करती है कि डेंगू और मलेरिया बुखार जिनसी तौर पर यानी मर्दाना ताकत को मुतासर करता है और इसके साथ साथ स्पर्म की पैदावार को भी मुतासर करता है। अपने पहले प्रोग्राम में मैं बता चुका हूँ कि जब जिस्म का दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है तो स्पर्म पैदा करने वाली खलियात पेचिटीन
स्पर्माटोसाइट्स शदीद मुतासर होते हैं और स्पर्म पैदा करने वाला निज़ाम शदीद मुतासर होता है। डेंगू और मलेरिया बुखार की वजह से स्पर्म में कमी या फिर एज़ोस्पर्मिया भी हो सकता है। ऐसे वो तमाम लोग जिनको शादी से पहले या फिर शादी के बाद या फिर शादी के बाद साहिब औलाद भी हो गए हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर उन्हें डेंगू या मलेरिया बुखार हुआ है और उसके बाद बावजूद कोशिश के हमल नहीं हो रहा, तो उन्हें फौरन अपना मनी या सीमन का टेस्ट करवाना चाहिए ताकि बरवक्त तशखीस के बाद उसका एक कामयाब इलाज हो सके। तो मोहतरम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मज़ीद किसी भी किस्म की तफसील के लिए आप मुतमईन होकर मुझे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। बस बताना मकसद ये है कि कोई भी जब मर्ज़ होता है तो उसके पैदा होने के पीछे कोई ना कोई वजूहात ज़रूर होती हैं। तो ऐसे वो तमाम मरीज़ जिन्हें ज़िंदगी में कभी भी कोई शदीद बुखार हुआ है, ख़ास तौर पर टाइफाइड बुखार, डेंगू या मलेरिया, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अपना सीमन टेस्ट करवाएं ताकि उसकी बरवक्त तशख़ीस हो सके और फिर उसके इलाज हो सके। तो किसी भी रहनुमाई के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। शुक्रिया। जी मोहतरम नाजरीन, एज़ोस्पर्मिया की सीरीज़ जारी है। जी मोहतरम नाजरीन, आज हमने जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है उसके अंदर हम उन बुखारों का जिक्र करेंगे जिन बुखारों की वजह से स्पर्म या स्पर्म समतल का कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। उनको हम कहते हैं अमराज़ मुतअद्दिया यानी इन्फेक्शन डिजीज और स्पर्म प्रॉब्लम। तो आज का हमारा मौजू यही है। इस मौजू के हिसाब से हमने सबसे पहले जिस बुखार को आज हमने मौजू बहस बनाना उसको हम कहते हैं नमूनिया बुखार और स्पर्म प्रॉब्लम। स्पर्म प्रॉब्लम नमूनिया बुखार की वजह से भी हो जाता है, जिनमें अक्सर लोगों को स्पर्म प्रॉब्लम है और जब हम उनकी गुज़िश्ता हिस्ट्री के अंदर हम जाते हैं तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में और ख़ास तौर पर बचपन में वो इस मर्ज़ का शिकार रहे हैं, जिसकी वजह से उनके यहाँ स्पर्म प्रॉब्लम या एज़ोस्पर्मिया के अंदर वो मुब्तला हो सकते हैं। यही बेसिकली आज का हमारा मौजू है। तो इस मौजू के हवाले से हम आगे चलते हैं। नमूनिया बुखार को बैक्टीरियल बुखार भी कहते हैं, इसलिए ये बुखार बैक्टीरिया की वजह से पैदा होता है और फेफड़ों पर असरअंदाज होकर शदीद बुखार का बाइस बनता है, जिसमें मरीज शदीद बुखार में मुब्तला हो जाता है। अमूमन इस बुखार की वजह से क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, ठीक तरीके से सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से होंठों और नाखूनों का रंग नीला भी हो सकता है। अगर 100 लोगों को नमूनिया बुखार हुआ है तो 30 लोग इस बुखार की वजह से स्पर्म की किसी न किसी मर्ज का शिकार जरूर होते हैं। उसमें स्पर्म कम भी हो सकते हैं, स्पर्म मुर्दा भी हो सकते हैं, स्पर्म नील भी हो सकते हैं। बाज़ लोगों में स्पर्म प्रॉब्लम आर्जी भी हो सकती है और बाद मरीजों में इसकी शक्ल मुस्तकिल भी हो सकती है। लिहाजा ऐसे तमाम मरीज जिनको खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कभी भी या ज़िंदगी के किसी हिस्से में नमूनिया बुखार हुआ है तो कोशिश करें वो शादी से पहले अपना सीमन मनी का टेस्ट ज़रूर करवाएं। और ऐसे हजरात जिनकी शादी हो चुकी है और उनके यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई तो उनकी अगर ये हिस्ट्री के अंदर मौजूद है तो उनको भी चाहिए कि फौरी तौर पर अपना सीमन का टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये इन्फेक्शन डिजीज़ है, खून में शामिल होकर ये खुशियों में भी जाकर एक अपने बुरे असरात मुरतब करती है, जिसकी वजह से स्पर्म का कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुख्तसरन अर्ज़ करता चलूँ, नमूनिया बुखार की वजह से स्पर्म प्रॉब्लम हो सकता है और इसके ऊपर फौरी इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारा अदारा इस्लामिक फर्टिलिटी सेंटर गुज़िश्ता तकरीबन 38 साल से इन तमाम अमराज की वजह से पैदा होने वाले एज़ोस्पर्मिया या स्पर्म प्रॉब्लम को बड़ी कामयाबी से इलाज कर रहा है और माशाल्लाह बहुत सारे लोग हमारे कामयाब इलाज की वजह से साहिब औलाद भी हुए हैं। अगर आप में से कोई भी शख्स या आपके किसी अजीज़ व कारब में कोई शख्स इस मर्ज़ में मुब्तला है, पूरे एतमाद के साथ आप हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह शफा होगी और आप भी साहिब औलाद होंगे। मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। शुक्रिया।
जो मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है चेचक बुखार और स्पर्म प्रॉब्लम। मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में अर्ज़ कर चुका हूँ कि अब हमने जो सीरीज शुरू की है इसको कहते हैं अमराज़ मुतअद्दिया, यानी कि इन्फेक्शन डिजीज़ और स्पर्म प्रॉब्लम, यानी कि ऐसा बुखार जिसकी वजह से खून के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है और फिर ये इन्फेक्शन सफ़र करती खुशियों में भी जाती है और वहाँ से भी ये स्पर्म प्रॉब्लम का बाइस बनती है। स्पर्म प्रॉब्लम से मुराद ये नहीं होती कि इनकी वजह से सारे के सारे मरीज एज़ोस्पर्मिया के अंदर या नील स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि स्पर्म प्रॉब्लम की कोई ना कोई किस्म किसी न किसी शख्स में ज़ाहिर ज़रूर होती है। स्पर्म कम हो सकते हैं, स्पर्म इंतहाई कम हो सकते हैं, स्पर्म मुर्दा हो सकते हैं टेट्रोस्पर्मिया के हवाले से, मॉर्फोलॉजी के हवाले से, और कुछ लोगों के अंदर स्पर्म नील भी देखे गए हैं। तो जिस मर्ज को आज हमने मौजू बहस बनाया उसको हम कहते हैं चेचक बुखार। बेसिकली इसको इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल पॉक्स। अगर हम WHO के रेफरेंस से अगर हम इसको डिस्कस करें तो अरसा कई सालों से ये मर्ज अभी तक सामने नज़र नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि WHO ने बहुत पहले इसके ऊपर बड़ी संजीदगी के साथ अमल किया और तकरीबन दुनिया में सही नापेद हो चुका है। लेकिन चूंकि इस मर्ज की वजह से भी स्पर्म प्रॉब्लम होती है तो इसलिए हमने भी इस मौजू का इंतखाब किया है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये एक नहायत शदीद किस्म का मुतअद्दी मर्ज है। मुतअद्दी मर्ज उस मर्ज को कहते हैं जो एक मरीज से दूसरे सेहतमंद शख्स को भी लग जाता है। इसका सबब एक मखसूस वायरस है। इस वायरस का नाम स्मॉल पॉक्स या चेचक का वायरस भी कहते हैं। ये वायरस सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंचता है और फिर खून में शामिल होकर जिल्द में पहुंचकर दाने पैदा करता है। इस मर्ज में यकायक सर्दी से बुखार आने लगता है और अमूमन 3 दिन के बाद जिल्द पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। इंतहाई खतरनाक मर्ज है। बहरहाल अब दुनिया में काफी सालों से चेचक का मरीज WHO में रिपोर्ट नहीं हुआ। चेचक के मरीज जब शदीद बुखार में मुब्तला होता है तो पूरे जिस्म के साथ साथ इंसान के खुशिये भी मुतासर हुए बगैर नहीं रहते, जिसकी वजह से चेचक के मरीज में स्पर्म बनने का अमल इंतहाई सुस्त होना शुरू हो जाता है और बहुत सारे लोगों में स्पर्म की पैदाइश बिल्कुल सिफर हो जाती है। तो ये तमाम की तमाम रिपोर्ट हमने WHO की वेबसाइट से ली है। मज़ीद सिर्फ इसमें 2-3 गुजारिशें ज़रूरी हैं कि इस मर्ज की वजह से भी स्पर्म की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। मज़ीद अगर आप मज़ीद इस पर कोई बात करना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। शुक्रिया। जो मोहतरम नाज़रीन, अमराज़ मुतअद्दिया यानी कि इन्फेक्शन डिजीज़ और स्पर्म प्रॉब्लम की सीरीज जारी है। अब हमने जिस मौजू का इंतखाब किया उसको कहते हैं चिकन पॉक्स फीवर। इसको लाकड़ा काकड़ा भी कहते हैं और इसको मोती स्तीला भी कहते हैं। बाद लोगों में मोती स्तीला या मोती स्तीला भी कहते हैं। ये मर्ज भी एक इन्फेक्शन डिजीज़ है और ये मर्ज भी एक से दूसरे को मुंतकिल होता है। ये मर्ज एक मखसूस वायरस से फैलता है। ये वायरस सांस के जरिए जिस्म में दाखिल होकर खून में शामिल होकर जिल्द तक इसके जरासीम पहुंच जाते हैं। फिर जिस्म पर सुर्खी माइल स्याह दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। इस मर्ज में ज्यादातर 10 साल से कम उम्र के बच्चे ही मुब्तला होते हैं, लेकिन बड़ी उम्र के लोग भी इससे मुतासर हो जाते हैं। इस मर्ज में शदीद बुखार होता है, मरीज इंतहाई नढाल हो जाता है और 15 दिन के बाद इस मर्ज की शिद्दत में कमी आनी शुरू हो जाती है। चिकन पॉक्स की वजह से खुशिये भी मुतासर हुए बगैर नहीं रहते। खुशियों का दर्जा रात बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खुशियों के स्पर्म पैदा करने की सलाहियत मुतासर होती है और बाद लोगों में स्पर्म पैदा करने की सलाहियत बिल्कुल सिफर हो जाती है। लिहाजा ऐसे तमाम मरीज जिनको जिंदगी में कभी भी लौकड़ा खोखड़ा चिकन पॉक्स हुआ है वो फौरी तौर पर अपना सीमन का टेस्ट करवाएं। और वो लोग जो शादीशुदा हैं और उनके यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई और उनकी प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर चिकन पॉक्स या लाकड़ा काकड़ा मौजूद है तो वो फौरी तौर पर अपना सीमन टेस्ट करवाएं, फौरी तौर पर इसका इलाज हो सके। पिछले 38 साल से हमारा अदारा इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर इन तमाम अमराज के ऊपर बड़ी मेहनत के साथ बड़ी कामयाबी के साथ इलाज कर रहा है। अगर आप या आपके कोई दोस्त अजीज़ व कारब इस मर्ज में मुब्तला है तो अपनी पहली फुर्सत में हमसे रब्ता फरमाइए, इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। मज़ीद तफसील के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। जी मोहतरम नाज़रीन, इन्फेक्शन डिजीज़ और स्पर्म प्रॉब्लम का मौजू जारी है एज़ोस्पर्मिया के हवाले से। अब हमने जिस मर्ज का इंतखाब किया है उसको
शॉर्ट लफ्ज़ में हम कहते हैं टीबी, और इंग्लिश में पूरा इसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस फीवर। मोहतरम नाजरीन, आज का हमारा ये मौजू ट्यूबरकुलोसिस या टीबी या दिक सिल भी है। इस मर्ज को पैदा करने वाला बैक्टीरिया 1882 में दरियाफ्त हुआ और उसका नाम रॉबर्ट कोकस है। ये मर्ज एक से दूसरे में मुंतकिल होने की पूरी सलाहियत रखता है। टीबी की बहुत सारी इकसाम है, इसमें फेफड़ों की टीबी भी है, गुदूद की टीबी भी है, आंतों मैदा की टीबी भी है, हड्डियों की टीबी भी है, रहम की टीबी भी है, फॉलोपियन ट्यूब्स की भी टीबी है और भी दीगर हैं। तो जो मुख्तसरन इसको मौजू बहस हमने बनाया है। टीबी को उर्दू में, ये ट्यूबरकुलोसिस को उर्दू में दिक सिल कहते हैं। ये दो अलग अलग मर्ज हैं। टीबी के पहले मरहले को दिक कहते हैं और जब फेफड़ों में जख्म हो जाए, घड़े बन जाए या कैविटी पैदा हो जाए तो फिर इसको सिल कहते हैं। यानी कि इसको इब्तदाई अगर मरहला है टीबी का तो उसको दिक कहेंगे, और इसकी वजह से अगर फेफड़ों में कैविटी बन जाए, गड़े बन जाए, उसको फिर वो जब स्टेज आएगी तो उसको सिल कहते हैं। इसका पूरा नाम दिक सिल हो गया। टीबी के जरासीम सांस के जरिए फेफड़ों में दाखिल होकर खून में शामिल होते हैं। इस मर्ज में मरीज तेज हल्का बुखार, खांसी, जिस्म में दर्द और ख़ास इसकी निशानी ये है कि रात को सोते वक्त उसे ठंडे पसीने आते हैं। ये इसकी खास अलामत है। टीबी की कोई भी किस्म हो, ऐसे तमाम मरीज खा वो मर्द हों खा वो ख़वातीन हों, औलाद पैदा करने वाला निज़ाम लाजमी तौर पर मुतासर होता है। अगर ख़वातीन शादी उनकी नहीं हुई और इस स्टेज के अंदर उन्हें ये प्रॉब्लम आ गई है तो मेंसेस के हवाले से कोई ना कोई इश्यूज उसके सामने आएंगे। तो लिहाजा तमाम मरीजों से गुजारिश है कि जो टीबी के इलाज से मुकम्मल फारग हो जाए तो मर्द हज़रात अपना मनी का टेस्ट ज़रूर करवाएं और ख़वातीन अपने रहम का टेस्ट और एग्स का टेस्ट ज़रूर करवाएं। टीबी की वजह से भांजपन का मर्ज पैदा होने की शरह बहुत ज़्यादा है। लिहाजा तमाम ख़वातीन से गुजारिश है कि अगर खुदा न खास्ता उन्हें ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हुई है तो इसका मुकम्मल इलाज करें, और इलाज करने के बाद जब आप इस मर्ज के इलाज से मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाएं तो मर्ज हज़रात अपने सीमन टेस्ट करवाएं ताकि उससे अंदाज़ा हो सके कि इस मर्ज ने किस हद तक इस निज़ाम के ऊपर असर किया है। और ख़वातीन अपना रहम का अल्ट्रासाउंड और इसके साथ साथ अपने एक्स का भी मुआयना करें। वो रहम के अल्ट्रासाउंड के अंदर चीज़ें सब फाइनल हो जाएंगी तो उससे इस मर्ज की शिद्दत का अंदाज़ा हो जाएगा। हमारा दायरा इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर तकरीबन पिछले 38 साल से इन तमाम अमराज का शाफी इलाज कर रहा है और बेशुमार मरीज साहिब औलाद हो चुके हैं। जितनी ज़रूरत थी उतना मैंने मुख्तसरन और कुछ चीज़ें तफसील के साथ मैंने यहाँ पे बयान कर दी हैं। मज़ीद किसी भी तफसील के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जी मोहतरम नाजरीन, इन्फेक्शन डिजीज़ और स्पर्म प्रॉब्लम, इस मौजू के तहत हमारी ये सीरीज़ जारी है। अब हमने जिस मर्ज का इंतखाब किया उसको कहते हैं दमा, इंग्लिश में इसको कहते हैं अस्थमा। दमा या अस्थमा की बहुत सारी, या बेसिकली ये समझ लें कि इसको दो बड़ी किस्में हैं, तो वो एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी। मैं सिर्फ अपने मौजू तक ही रहता हूँ क्योंकि हमारा मौजू दमा और स्पर्म प्रॉब्लम है, तो उसी को हम इसमें ज़ेर बहस लाएंगे। इस मर्ज में इंसान को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है और अमूमन ऐसे मरीज़ के सांस से सीटी की आवाज़ भी आती है। इसकी बेसिकली दो बड़ी किस्में हैं और इंसान इस मर्ज की वजह से हमेशा परेशान रहता है। उसे चलने फिरने में, आने जाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मुस्तकिल इलाज से इस मर्ज से छुटकारा पाया जा सकता है। ये बिल्कुल एक कहावत है जी, दमादम के साथ ऐसा नहीं है। यकीनन वो लोग देखें, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है, वो ये है कोई भी मर्ज है उस मर्ज के हवाले से कुछ ना कुछ परहेज़ है और उसका इलाज है। अगर एक शख्स सिर्फ परहेज करता है, इलाज करता है तो कुछ ख़ास फ़ायदा उसको नहीं होगा, और अगर मरीज़ सिर्फ इलाज करता है, परहेज नहीं करता तो उसको भी ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। उसकी बेशुमार मसाले दी जा सकती हैं, मौजूद है। तो बताना मकसद ये है कि इसी तरीके से इस मर्ज के साथ कुछ चीज़ों का परहेज़ होता है और एक मुस्तकिल इलाज की ज़रूरत होती है तो ये मर्ज ख़त्म हो जाता है। ये कोई ऐसी नहीं है कि ये दम के साथ रहता है, ये सारी ज़िंदगी रहता है। जो हमारा मकसद है इस मौजू को मुंतखब करने का, वो ये है कि अस्थमा की वजह से जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, इसमें एंटी एलर्जिक मेडिसिन, इसमें स्टेरॉइड, ये दो चीज़ें इसमें कॉमन ज़रूर इस्तेमाल होती हैं। तो ये जो मेडिसिन हैं
और जो बुखार के मेडिसिन हैं, ये सारी की सारी मेडिसिन इंसान के स्पर्म पैदा करने वाले निज़ाम पर ज़रूर असरअंदाज होती है। और अगर हम ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे तो उनके यहाँ भी औलाद पैदा करने के हवाले से ज़रूर उस पर असरअंदाज होती हैं। तो मरीज़ इस मर्ज़ में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात से स्पर्म प्रॉब्लम का शिकार ज़रूर होता है। उसकी परसेंटेज के ऊपर बहस हो सकती है, यानी कि स्पर्म कम हो सकते हैं, बहुत कम हो सकते हैं, कुछ कम हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं मॉर्फोलॉजी के हवाले से और दूसरे से। और बाज़ मरीज़ों के अंदर इस मर्ज़ की वजह से स्पर्म नील भी देखे गए हैं। तो लिहाजा सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपको ज़िंदगी में कभी भी दमा हुआ है, और कोशिश करें पूरी एहतियात के साथ अपने मुआलिज के साथ मुशावरत करके परहेज़ के साथ इसका प्रॉपर इलाज करें, तो इंशाल्लाह ये मर्ज़ ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल करें तो फौरी तौर पर मर्द हज़रात अपने सीमन मनी का टेस्ट करवाएं, ताकि उससे ये अंदाज़ा हो सके कि किस हद तक ये निज़ाम मुतासर हुआ है। और इसी तरीके से ख़वातीन हज़रात भी अपने रहम का अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसके एक्स के हवाले से निज़ाम को देखें, क्योंकि इस मर्ज़ के अंदर जो सबसे जो इसमें ख़तरनाक चीज़ होती है वो ये होती है कि इंसान की क़ुव्वत मदाफ़त कम होती है। मरीज़ कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो जाता है, डाइजेस्ट सिस्टम उसका काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, चलना फिरना उसके लिए दुश्वार हो जाता है। तो लिहाजा इस मर्ज़ के ऊपर या इस मर्ज़ की वजह से पूरी इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, कुछ मरीज़ अगर ऐसे हैं जिनको दमा भी है, या वो ख़वातीन जिनको दमा भी है, उनके यहाँ औलाद पैदा करने वाला का निज़ाम मुतासर हुआ है और उसकी तशख़ीस हो चुकी है, तो वो हमसे रब्ता करें। तो मर्दों में स्पर्म के हवाले से और ख़वातीन के अंदर जो रहम के हवाले से प्रॉब्लम, उनका इंशाल्लाह हम एक ही वक्त में इलाज करते हैं और ये हो जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम दमे का इलाज किसी और जगह से करवा लें तो हम इस पर, तब भी हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बताना मकसद है कि हमारा अदारा इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर इन अमराज के ऊपर बड़ी कामयाबी से इलाज कर रहा है। तो आप भी अपनी पहली फुर्सत के अंदर रब्ता फरमाइए, इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी, साहिब औलाद होंगे। मज़ीद किसी भी तफसील के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। जी मोहतरम नाज़रीन, हमारा इन्फेक्शन डिजीज़ और स्पर्म प्रॉब्लम के हवाले से सीरीज़ जारी है। अब हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है उसका नाम है हर्निया का ऑपरेशन और उस इन्फेक्शन की वजह से स्पर्म प्रॉब्लम का होना। ये आज का हमारा मौजू गुफ्तगू है। हर्निया की 3 बड़ी इकसाम होती हैं। हर्निया ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो बहुत ज़्यादा कसरत, वर्जिश, खड़े रहने का काम, वज़न उठाने का काम, साइकिल चलाना या इस तरह के मिलते जुलते काम करने वालों को ये मर्ज़ हो जाता है। हर्निया की किस्म ये है, आंत सीधी खुशिये में उतर आती है, जिसकी वजह से खुशियों का दर्जा हरारत डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है, और स्पर्म की पैदाइश मुतासर होती है। बाज़ सूरतों के अंदर मरीज़ हर्निया का ऑपरेशन करवा लेता है और उस ऑपरेशन की वजह से जब वहाँ पर इन्फेक्शन होती है तो वो जो इन्फेक्शन है वो भी खुशियों के अंदर इस स्पर्म पैदा करने वाले निज़ाम को मुतासर करती है। तो लिहाजा ऐसे तमाम मरीज़ जिन्हें हर्निया हो चुका है, खा उन्होंने ऑपरेशन करवाया है, खा उन्होंने ऑपरेशन अभी नहीं करवाया, तो फौरी तौर पर अपने मनी सीमन का टेस्ट करवाएं, ताकि उससे अंदाज़ा हो सके कि इस मर्ज़ से आप किस हद तक मुतासर हुए हैं, और उसके बाद फिर उसे देखा जाए कि आप सिर्फ एहतियाती तदाबीर से, ऑपरेशन की आपको ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ एहतियाती तदाबीर से इस मर्ज़ को आप बढ़ने से रोक सकते हैं, और इसके साथ साथ आप स्पर्म के हवाले से भी अपना इलाज कर सकते हैं। और ऐसे मरीज़ जिन्हें ऑपरेशन करवा चुके हैं और ऑपरेशन के बाद वहाँ पे शदीद इन्फेक्शन हुआ है, तो वो फौरी तौर पर अपने इन्फेक्शन का इलाज करें और उसके बाद हमसे वो रब्ता करें। इंशाल्लाह मुकम्मल आपको गाइडलाइन देंगे, सीमेंट टेस्ट करवाएं, उसके अंदर रिपोर्ट से उसकी वजाहत हो जाएगी, तो इंशाल्लाह पूरी आपको गाइडलाइन देंगे। हमारा अदारा इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर अरसे दराज से इन अमराज के ऊपर बड़ी कामयाबी से इलाज कर रहा है। आप भी मुतमिन होकर मुकम्मल यकीन के साथ हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद किसी भी किस्म की तफसील के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। जी मोहतरम, आज का जो हमारा मौजू है वो है जल्दी अमराज, पुरानी एलर्जी और स्पर्म प्रॉब्लम। जी मोहतरम नाजरीन, बहुत अहम मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। हमारा मौजू है ऑल काइंड ऑफ स्पर्म प्रॉब्लम और एज़ोस्पर्मिया।
किसी भी किस्म के स्पर्म में या किसी भी किस्म के स्पर्म प्रॉब्लम में जल्दी अमराज, पुरानी एलर्जी, दमे की खास किस्म जिसको फ्लू, नज़ला और दीगर अमराज जिसमें अरसे दराज तक, यानी कि वो जल्दी अमराज जिनमें अरसे दराज तक अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो लोग जो सही तरीके से सही परहेज के साथ इलाज नहीं करते तो शायद सारी ज़िंदगी एंटी एलर्जिक मेडिसिन या इस किस्म की मेडिसिन उन्हें खानी पड़ती है। इन अमराज के अंदर एंटी एलर्जी अद्वियात और स्टीरॉयड अद्वियात का इस्तेमाल काफ़ी हद तक होता है और अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में मैं कई मरतबा बता चुका हूँ एनाल्जेसिक मेडिसिन, एंटी एलर्जिक मेडिसिन और स्टीरॉयड ये वो अद्वियात हैं अगर इसको देर तक इस्तेमाल किया जाए तो ये स्पर्म के हवाले से किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह बन सकती है। ये हो सकता है कि किसी मरीज़ को इन अमराज या इन अमराज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात से कम नुकसान हो, किसी को ज़्यादा हो सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा हो सकता है। और हमने ऐसे मरीज़ भी देखे हैं अपनी इस प्रैक्टिस लाइफ के अंदर कि जिनके यहाँ इन अमराज की वजह से और इन अमराज में इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात से एज़ोस्पर्मिया तक के मरीज़ हमने देखे हैं। तो बताना मकसद ये है कि ऐसे वो तमाम मरीज़ जो किसी न किसी हवाले से जल्दी अमराज में एंटी एलर्जिक मेडिसिन के इस्तेमाल में काफ़ी अरसे से वो रह चुके हैं इन अमराज के अंदर या अब भी वो इन अमराज में मुब्तला हैं और ये मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें फौरी तौर पर अपना सीमन टेस्ट करवाएं और उस सीमन टेस्ट के अंदर देखा जाएगा कि अब तक इसके कितने बुरे असरात इस सीमन के ऊपर हो चुके हैं ताकि उसका एक प्रॉपर इलाज किया जा सके। हमारा प्रोग्राम बनाने का मकसद आप तक आगाही पहुंचाना होता है, इसलिए किसी भी किस्म के मर्ज को आसान ना लें। अगर किसी भी किस्म की एलर्जी है, जल्दी अमराज हैं तो आप या गुज़िश्ता ज़िंदगी में आप इन अमराज का शिकार रहे हैं, शादी हो चुकी है और औलाद अभी तक नहीं हुई तो फौरी तौर पर अपना सीमन मनी का टेस्ट ज़रूर करवाएं। वक़्त गुजरने से पहले अपने इलाज की तवज्जो दें। हमारा इदारा इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर ऐसे तमाम जल्दी अमराज की वजह से मुब्तला होने वाले स्पर्म प्रॉब्लम के हवाले से बड़ी कामयाबी से इलाज कर रहा है। आप मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर हमसे रब्ता फरमाएं, इंशाअल्लाह आप भी साहिब औलाद होंगे। जी मोहतरम नाज़रीन, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कुछ वो अमराज जो जल्दी अमराज से रिलेटेड हैं, एलर्जी से रिलेटेड हैं, उनके चंद एक नाम मैं यहाँ पर ऐड भी करता चलूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगर इन अमराज में से कोई भी मर्ज का आप शिकार खुदा न खासा हो चुके हैं तो आप फौरी तौर पर अपने इलाज पर आपको तवज्जो देनी चाहिए। नंबर 1, इसके अंदर शदीद नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू का मर्ज में अगर आप मुब्तला रहे हैं, एक्जिमा एक जिल्द की बीमारी है, इसकी भी काफ़ी किस्में हैं। इसके बाद सोराइसिस है, फिर लाकड़ा काकड़ा है, इसमें दमा है, इसमें शदीद खारिश है, इसमें सोजाक है, इसमें आतशिक है, इसमें जज़ाम है। इसके अलावा और भी अमराज हैं। अगर आज भी आप इन अमराज का शिकार हैं तो फ़ौरन अपना सीमन मनी का टेस्ट करवाएं और मुकम्मल मुतमिन होकर हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। मज़ीद तफसील के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई भी कपल अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिब्बी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए और वो ख़वातीन हज़रात जिन्हें डॉक्टर हज़रात ने IVF, IUI, ICSI या दीगर किसी भी हवाले से टेस्ट बेबी का मशवरा दिया है तो हमारी उनसे बड़ी मोतबाना गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम सिलसिलों से पहले एक मरतबा हमसे ज़रूर कंसल्ट करें। इंशाअल्लाह इन चीज़ों की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिर्फ एक बार की मुलाकात से आपकी मायूसी खुशियों में बदल जाएगी। आप हकीम साहब से लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, हैदराबाद, कराची में वक्त लेकर मुलाकात कर सकते हैं। आप भी हमारी तिब्बी तहकीक से फायदा उठाएं। बच्चे की मुस्कान का नजदीकी से एहसास।
आप हकीम साहब से रोजाना उनके लाहौर मतब में वक्त लेकर मुलाकात कर सकते हैं। एड्रेस इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर नज़द मीनार पाकिस्तान, अहमद अली रोड, लाहौर। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।